हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। आइए प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स की श्रृंखला में आज तीसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेव्स का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग वेव इन स्ट्रिंग लगभग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग वेव इन स्ट्रिंग और साउंड वेव दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपकी जल्दी का, आपकी शीघ्रता का सम्मान करता हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों, शीघ्रता के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। गति में होना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन गति अनियंत्रित हो जाए ये सही नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, नियंत्रण न खोएं, पूरी की पूरी ऊर्जा बनाए रखें। ऊर्जा बनाए रखने के साथ साथ संतुलन भी बनाए रखें। मेरे कहने का मतलब आप सब शायद समझ रहे होंगे। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, ये शब्द वो लोग कहते हैं जो वास्तव में, जो अपने, मेरा मानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि समय नहीं है, जल्दी करो, ये करो, वो करो, वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो वास्तव में अस्त व्यस्त होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी के साथ इस मोशन के क्रैश कोर्स में, जैसे मान लीजिए आपके कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उन पूरे कॉम्बिनेशन को लेकर के चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली होगी। खैर, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज साथ बनाए रखें, पूरे लेक्चर को देखें, ध्यान से देखें। जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक को राय कायम ना करें, है ना, क्योंकि आपका टीचर आप पे बहुत मेहनत कर रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कोऑर्डिनेशन को, इस ट्यूनिंग को बना करके रखें, आपस में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं जीरो से हीरो लेवल तक के लिए अपना ये क्रैश कोर्स। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था जब एक वेव दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर करती है तो इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है, पल्स जो है ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस द शेप ऑफ द पल्स डिफॉर्म्ड। बट आफ्टर जो इंटरफेरेंस हमने क्या देखा कि जो पल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिगेन करती हैं। और सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो पल्स ये वाली है और प्यारे बच्चों जो पल्स ये वाली है, इन दोनों पल्स को जिस समय ये यहाँ पर आती है कुछ इस तरह से, इस समय ये स्ट्रिंग कैसे हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। तो क्या बताया था इसमें, इस समय इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? तो द आंसर वाज प्योरली काइनेटिक एनर्जी, प्योरली काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों, एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, एक किसी कीमत पे कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। समझ में आया ना? जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन के साथ साथ आपको रैंक भी देके जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं आपको जितना कंटेंट थ्योरी का हो सकता है सारा का सारा कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, पूरा लेक्चर पूरा ध्यान से देखें और कंसंट्रेशन रखें, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है ये वाला कि पल्स आपको दिखाई दे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, ये 1 सेंटीमीटर से इधर जा रही है। आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द रिजल्टेंट पल्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। प्यारे बच्चों, 3 सेकंड पर पल्स की शेप को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, टेक्निक समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर है। ओके, और ये 1 सेंटीमीटर और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। कितने सेकंड पर आपको ट्रेस करना है? 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स होगी, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्यारे बच्चों v इंटू टी। तो v इंटू टी से सर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि जो पल्स होगी वो कितना चलेगी, सॉरी, द पल्स वुड मूव बाय 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एक काम करते हैं ना यार, अगर मान लो मैं इसको 0 मान लूं, क्या मान लूं, 0, तो प्यारे बच्चों 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये प्यारे बच्चों -1, -2, -3 और -4। क्लियर है? तो अब ये 3 सेंटीमीटर चल रही है, तो ये 3 सेंटीमीटर उधर खिसक गई। उधर खिसकने का मतलब आप समझ रहे हैं? उधर खिसकने का मतलब सर आपको इसमें 3 ऐड करना होगा। तो जब आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो +3 +3 +3, और इधर वाली कहाँ जा रही है, सर इधर जा रही है, तो उसमें से जो है ये 3 माइनस करना होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं भाई ये वाले कोऑर्डिनेट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये आ गया। अच्छा, ये वाले होंगे क्या बच्चों, माइनस, और ये वाले क्या होंगे, सर ये वाले होंगे प्लस। तो जरा बताओ फटाफट से, सर यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा बेटे -1। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें क्या आने वाला है, सर यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास -1। ठीक है? ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नए कोऑर्डिनेट आपको पल्स के पता लग गए। आओ, 0 -1 -2 -3, 1 2 और 3 और 4। क्लियर है?
आइए फटाफट से दोनों पल्स को ड्रॉ करते हैं। जब दोनों पल्स को ड्रॉ करेंगे तो सर ये वाली पल्स होगी 1 0 -1। हाँ बेटे 1 0 -1। अच्छा तो तुम जो है वो यहाँ आ गई हो। हाँ आ गई हूँ भाई। ये क्या है 1 और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पहुंच गई -1 0 1। सर चल के आ रहा है, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत ले भाई। -1 0 1 ये प्यारे बच्चों नई पोजीशन है इस पल्स की 3 सेकंड पर। ये है नई पोजीशन इस पल्स की। इस वाली में अपने को क्या करना है, इस वाली में ऐड करना है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ऐसे बढ़ जाएंगे। इस वाली जब ये इधर आएगी तो माइनस करना है, बस बात खत्म। चलो अब बात करते हैं इस वाले की। हाँ जी इस वाले की बात कर सकते हैं। तो इस वाले को सर लाना होगा -1 0 1 पर। हाँ बेटे -1 0 1 यानी कि ये पल्स आ गई यहाँ। ओहो तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों पल्स एक दूसरे के ऊपर आगे चढ़ गई ऊपर रे, यानी कि तो इसके ऊपर ही चढ़ गई ये पल्स। अगर ये पल्स इसके ऊपर चढ़ गई तो भाई साहब फिर तो इसका मतलब इसकी सुपर पोजिशन देखें तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये वाला पार्टिकल था, ये पार्टिकल इसकी तो 1 सेंटीमीटर हो गई और प्लस इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। क्योंकि सर ने कहा था y1 प्लस y2 होता है तब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो क्लियर है बेटे। तो सर ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पहुंच जाएगा, सर यहाँ पहुंच जाएगा। क्या बच्चों ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट दोनों वेव के इन्फ्लुएंस में यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो क्या ये मेरे पास एक फाइनल रिजल्टेंट पल्स। सो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट पल्स। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटे, सर इट्स एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए करते हैं इसके बाद अगला सवाल। करते हैं प्यारे बच्चों ये सवाल। तो आपसे कह रहा है एक पल्स ये रही, एक पल्स ये रही। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पहले बता देना भाई, 2-3 सवाल इसके ऊपर करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तो उसमें बहुत सारा काम बाकी है। हाँ जी तो ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चलते जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। इसका एम्पलीट्यूड कितना प्यार रखें सर, इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। आपसे कह रहा है 3 सेकंड पर ड्रॉ करना है। तो एक काम करते हैं फिर वही वाली बात, मिड पॉइंट को 0 मान लो, -1 -2 -3 -4 और ये क्या हो प्यारे बच्चों 1 2 3 और ये हुआ 4। अब चूंकि 3 सेकंड पर पूछ रहा है तो 3 सेकंड पर जो डिस्टेंस होगी क्या होगी 1 × 3 1 × 3 तो कितना आगे प्यारे बच्चों, so this comes out to 3 मीटर। तो यानी कि इस वाले में 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि +3 +3 +3 और इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 3 3। ये कितना आएगा सर, ये आएगा +1, ये आएगा 0, ये आएगा -1। क्लियर है। और इसके बारे में क्या विचार है प्यारे बच्चों, सर इसके बारे में विचार बहुत नेक है सर। ये वाला मेरे पास आएगा 1, ये मेरे पास आएगा 0 और ये मेरे पास आएगा सर -1। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों फाइनली मुझे कोऑर्डिनेट्स कौन से देखने हैं, फाइनली एलसी का कोऑर्डिनेट 0 1 -1 पहले पल्स के लिए। हाँ जी 0 1 और ये प्यारे बच्चों इसका -1। तो ये रही पूरी की पूरी वो पल्स। क्लियर है प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है। और दूसरा बेटे ये पल्स दिख रही है, ये क्या है -1 0 +1 -0 +1 कहाँ है सर, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ये उल्टी डायरेक्शन में ये। और ये कितना होगा प्यारे बच्चों सर, ये होगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये कितना होगा सर, ये होगा 1 सेंटीमीटर। अब बेटे दोनों को क्या कर ऐड कर दिया है उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन में y नॉट क्या होता है सर, y नॉट होता है y1 - y2। तो बेटे ये 2 और ये कितना है 1, तो इसमें से ये वाला माइनस कर दो। तो जरा सोचो ये वाला जो पार्टिकल है क्या इसकी वजह से यहाँ और इसकी वजह से यहाँ, तो क्या ये वाला और ये वाला जो छम होगा तो इतना बचा। ध्यान से समझना भाई, है ना। तो बेटे एक ऊपर 2 नीचे, तो नेट 1 नीचे। ओके, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट पल्स होगी सर वो होगी ये वाला माइनस हुआ, तो सर इसका मतलब यहाँ है ये सारे के सारे, ये फिर 1 है, ये फिर 2 है, तो ये वाला और ये वाला वैसे ये बचेगा,
यानी कि दिस वुड बी द रिजल्टेंट पल्स। ओके, और इस रिजल्टेंट पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? So that amplitude is 1 centimeter and its location is yes -1, 0 और +1। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम, इस वाले पल्स को देखिए फाइनली कहाँ होगी, इस वाले पल्स को देखिए फाइनली कहाँ होगी, और फिर जहां पर दोनों पल्स होंगे अब कुछ नहीं करना है। देखो एक बात सुनो, इस पार्टिकल को देखो दोबारा से, क्या ये पार्टिकल इस वाली वेव के इन्फ्लुएंस में कितना ऊपर गया? 1 सेंटीमीटर। और यही वाला पार्टिकल इस वाली वेव के इन्फ्लुएंस में कितना नीचे गया? 2 सेंटीमीटर। तो सोचो 2 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो बताओ कितना नेट आया? सर नेट आएगा दिस माइनस दिस, तो यही तो बचेगा। अरे यार क्लियर है ना? तो जो नेट है वही तो लिखना है। तो देखो ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो दिस माइनस दिस, ऊपर होता तो ऐड हो जाता, तो क्या दिस माइनस दिस, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, लेकिन नीचे या ऊपर? सर नीचे। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये इसकी रिजल्टेंट पल्स होगी। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना? आइए करते हैं फिर एक और सवाल। प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है स्केच द रिजल्टेंट पल्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो सबसे पहला काम, ये कितना चलेगी और ये कितना चलेगी ये निकाल लो। तो पल्स मूव कितना करेगी? सर पल्स मूव करेगी 0.5 into 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और ये जो पल्स 2 है प्यारे बच्चों, सर ये 0.5 into 2 से इट वुड आल्सो मूव बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यानी कि सर इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर उधर जाएगी, तो इसका कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तब जब इसमें 1 1 1 ऐड करना। क्लियर है? ये वेव जाएगी प्यारे बच्चों इधर मतलब ये निगेटिव में कोऑर्डिनेट्स लेगी, तो क्या यहाँ पर इसका मतलब मुझे जो 1 करना होगा इस 1 को माइनस करना होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जरा बताओ कितना है? सर यहाँ आ गया 0, सर ये 0, ये कितना बेटे? सॉरी ये यहाँ आगे मेरे पास 1 0 -1, और इधर की बात करूँ तो सर ये मेरे पास आ गया 0, ये मेरे पास आ गया +1, और ये मेरे पास आ गया +2। ओके क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये आ गया इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका आ गया कितना? -1 0 1, एक आ गया 0 1 2। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इनको क्या करूंगा, दोनों का एड ऑन करूंगा। तो एड ऑन करने का पहले तो सिचुएशन देखें, क्या पोजिशनिंग आएगी, है ना? पोजिशनिंग ये आएगी सर कि अगर ये 0, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2 हो प्यारे बच्चों, और ये जो पल्स आप देख रहे हैं ये वाली, इस पल्स की आएगी -1 0 1, यानी कि ये। ओके, दूसरा इस वाली पल्स को देखो, ये वाली पल्स आएगी सर मेरे पास 0 1 2 पर, 0 1 2, ये क्लियर दिख रही है? यस सर, ये पल्स 1, ये पल्स 2। अब एक बात बताओ, जो कॉमन रीजन है उसको शेड इट अप करो। सर ये रहा कॉमन रीजन जो दोनों के साकिनाकी के कारण आ रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये खाली है, अकेली सिंगल वेव है, यहाँ भी एक सिंगल वेव है। तो जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, अब इस रीजन को मुझे क्या करना है, देखना है कि क्या एक्चुअल में होने वाला है। अब बताओ समझोगे या रटोगे? सर समझेंगे पहले तो फिर रट लेंगे। तो बेटे कहने का मतलब कि जब इस पोजीशन पर आपने पल्स को बनाया तो ये जो पल्स आपके हैं प्यारे बच्चों ऐसे और ऐसे, तो यहां से क्या हुआ, इस वाले पल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करो। सर ये वाला जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट इस स्क्वायर के कारण तो यहां तक होगा, और जो ट्रायंगल वाली पल्स के कारण है वो भी तो यही होगा। तो ये पूरा y1 + y2 के यहां चला जाएगा यहाँ। अब एक बात बताओ, इस वाले पार्टिकल की बात करो, इसकी सर इस रेक्टेंगुलर पल्स के कारण तो यहां होगा, और ट्रायंगुलर होती तो क्या यहां होता, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या इसमें ये वाला ऐड हो जाता, तो ये वाला पॉइंट यहां होता। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए, इस पल्स के लिए तो यहां होता, और इसका यहां होता तो यहां आ जाता। तो इन शॉर्ट इसका केवल इसकी वजह से होता, इसकी वजह से, इसकी वजह से होता ही ना, तो सर ये यहां पहुंच जाता। तो फाइनली इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ओके, तो द रिजल्टेंट पल्स seems to be
व्हाट सीम्स टू बी लाइक दैट। कैसे प्यारे बच्चों, ऐसे, ठीक है, और फिर ये ऐसे, और फिर ये प्यारे बच्चों ऐसे, है ना। तो जो मुझे फाइनल रिजल्टेंट पल्स सुपरपोजिशन से दिखाई देगी वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये देख रहे हैं आप, ये वाला रीजन कोई सुपरपोजिशन नहीं, सिंगल। इस वाले रीजन में कोई सुपरपोजिशन नहीं, यस सर। और इस वाले रीजन में कॉमन आने के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके इन्फ्लुएंस में तो यहाँ तक जाएंगे, साथ में इसके इन्फ्लुएंस में भी इतना ऊपर जाएगा, तो जो टोटल ऐड होकर ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द रिजल्ट। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब इसमें इस पल्स को उल्टा बना लो। इस पल्स को उल्टा बना लोगे तो सिचुएशन देखो थोड़ी सी कैसी होगी, यानी कि इस क्वेश्चन को आप चेंज कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए फटाफट से इसमें अगला सवाल, एक पल्स ऐसे जा रही है, एक पल्स ऐसे जा रही है। प्यारे बच्चों ये हुआ -2 -1 0, ये 1 2 3, सेम सिचुएशन। इसमें पहले वाली चीजें रिपीट कर रहे हैं, बस फर्क कितने प्यारे बच्चों, वहां पल्स ये ऊपर थी और ये भी ऐसे आ रही, इस बार ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, ओके। और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मैंने सब वही किया, कोऑर्डिनेट लिख लिए, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद रिजल्टेंट पल्स ड्रॉ करनी है। और जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो फाइनली मैं रिजल्ट पर पहुंचा कि सर ये वाली जो पल्स होगी वो होगी यहाँ पर, है ना, कहाँ पर, और -1 0 1 पर। और ये वाली कहाँ होगी प्यारे बच्चों, 0 1 2 पर। कहाँ है 0 1 2, सर ये है 0 1 2, ओके, यस 0 1 2। अब मुझे क्या करना है, इसके रिजल्टेंट पल्स ड्रॉ करनी है। तो इसके रिजल्टेंट पल्स में ये तो अकेली दुकेली, आओ अकेली, ये लो भाई साहब, है ना, यानी कि -1 0 तो प्लॉट हो गया। यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी कि सर ये भी प्लॉट हो गया, क्या मतलब 1 और 2 भी प्लॉट हो गया है, यस सर। सर ये होगी कुछ इस तरह से। अब बेटे मुझे बताना है कौन सा वाला, इस रीजन को मुझे प्लॉट करना है। तो ऑब्वियस है ये जो रीजन मुझे दिखाई दे रहा है इसमें एक ये रीजन है और एक ये रीजन। तो बेटे इस रीजन में से ऑब्वियस है इस वाले में से इसको माइनस करना है। तो जरा देखो ये 2 ऊपर ये 2 नीचे, तो नेट कितना आ गया सर 0, क्लियर। अब बताओ ये वाला पॉइंट सर 2 ऊपर और क्या इतना नीचे, तो क्या दिस माइनस दिस, ओके। तो बचेगा कितना सर, ये वाला इतना खा गया तो इतना बचा, तो इतना बचा तो ये वाला पार्ट कुछ यहाँ से, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो इस वाले पॉइंट के बारे में क्या विचार है सर, इस वाले पॉइंट के बारे में, इसका तो इसकी वजह से तो 0, इसकी वजह से इतना, तो ये फाइनली ये पॉइंट आ गया। तो कहने के मायने ये हुए प्यारे बच्चों की जो पल्स होगी वो इस तरह की आएगी। फाइनल जो पल्स होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दैट। क्या क्लियर है, यस सर। ये वाली एज इट इज, ये वाली एज इट इज, और ये वाली क्या सर, दिस माइनस दिस। नहीं समझ में आया, क्लियर है सब बच्चों को। तो जब इसमें से बेटे इस वाले को माइनस करेंगे तो मेरे पास ये वाली फाइनल रिजल्टेंट पल्स आ जाएगी। तो आशा करता हूं सब बच्चों को इस तरह से ये सुपरपोजिशन समझ में आई होगी, क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, ध्यान देना भाई, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सारा जो वेव ऑप्टिक्स वगैरह वगैरह के सबके कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए वेव, यानी कि एक वेव रिफ्लेक्ट हुई होगी, एक वेव ट्रांसमिट हुई होगी दूसरे मीडियम में, तो आई भी तो होगी। अच्छा, इसका मतलब एक आने वाली, एक रिफ्लेक्ट होने वाली, एक ट्रांसमिट होने वाली। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, ये आपको बाउंड्री दिखाया जा रहा है। बाउंड्री मतलब एक ऐसा प्लेस जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। प्यारे बच्चों ऐसे समझते हैं, ये आने वाली रे, ये बात है रिफ्लेक्टेड रे, और ये ट्रांसमिटेड रे। क्या क्लियर है मेरी बात? ओके, हाँ जी, ये आने वाली, ये रिफ्लेक्टेड, और ये प्यारे बच्चों ट्रांसमिटेड। इंपॉर्टेंट बात, जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ओनली।
मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर बोल रहा हूं, मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स। अलग अलग सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग। सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सोर्स नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ध्यान रखना, अभी डॉपलर इफेक्ट में दोबारा पूछूंगा मैं आपसे बात। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, सोर्स पर, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ओके, बहुत प्यारा सवाल बता रहा हूं। हाँ जी, वी डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। मीडियम चेंज हो जाएगा तो स्पीड बदल जाएगी, मीडियम चेंज नहीं होगा तो स्पीड क्या रहेगी, एक मीडियम में सेम रहेगी। और लैम्डा प्यारे बच्चों दोनों पर, मीडियम और सोर्स दोनों बदलते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या चेंज हो जाता है, लैम्डा चेंज हो जाता है। आइए मेरे बच्चों ध्यान से देखें, ये वेव आपको दी गई, ये आने वाली वेव है, इंसिडेंट वेव। क्लियर? ये वाली वेव कौन सी वेव है सर, ये ट्रांसमिटेड वेव है। और इस बाउंड्री से प्यारे बच्चों एक वेव जो रिफ्लेक्ट हुई है वो ये रिफ्लेक्टेड वेव है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके सर, ये है प्यारे बच्चों मीडियम 1, ये है प्यारे बच्चों मीडियम 2, और ये है इसकी बाउंड्री। जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। क्लियर है? इस मीडियम में जो स्पीड v1 होगी, इसमें क्या होगी, v2 होगी। तो इसकी v1 है तो इसकी भी कितनी होगी सर, v1, क्योंकि सेम मीडियम में है, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, v2। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यस सर। सर इसका λ1, सर इसका भी λ1, और इसका क्या कह रहे हैं बच्चों, λ2। 2 पाई बाय लैम्डा से इसका k1 सर, इसका k1, और इसका क्या है बच्चों, k2। क्या क्लियर है? अब इसको ऐसे समझते हैं, है ना, थोड़ा सा और आसान करके समझते हैं प्यारे बच्चों। इसको नहीं आसान करके, थोड़ा भारी करके समझते हैं। अब देखो, ये वाली वेव आई, ये वाली वेव रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली वेव प्यारे बच्चों ट्रांसमिट हुई। अब मैंने कहा जो इंसिडेंट वेव वो इस मीडियम में है, इस मीडियम में वेव होगी, तो इस मीडियम में प्यारे बच्चों μ1 होगा, इस मीडियम में μ2 होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। μ1 μ2 यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग के हिसाब से ले लें, क्योंकि हम जब वेव बनाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होंगी, दो रस्सी होंगी। दो रस्सी में से एक रस्सी हल्की होगी, एक भारी होगी, या एक भारी होगी, एक हल्की होगी। रस्सी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि रोप की बात कर रहा हूं, उसका म्यू होगा। म्यू होगा तो मास पर यूनिट लेंथ होगा। जब मास पर यूनिट लेंथ होगा तो ऑब्वियसली जिसका म्यू ज्यादा होगा वो वाला मीडियम क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा। जिसका म्यू कम होगा वो क्या कहलाएगा, रेयरर कहलाएगा। तो मैं पूरी की पूरी जो वेव पढ़ रहा हूं ना, वो स्ट्रिंग की हेल्प से एक्चुअल में क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, स्टडी करता हूँ। खैर छोड़िए, अब मैं आपसे कहूँ ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है सर, ये ट्रांसमिटेड है। आने वाली का एम्पलीट्यूड AI, हाँ बेटे, इधर जाने वाले का ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड ET, और रिफ्लेक्ट होने वाले का एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों AR। क्लियर है? हाँ जी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नो सर। क्या v1 चेंज होगा, यस सर। क्या लैम्डा चेंज होगा, यस सर। क्या ये μ1 होगा, यस सर। और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, μ2। जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो अगर आपको इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड AI पता होता है तो प्यारे बच्चों जो AT है, यानी कि जो ट्रांसमिटेड वेव है, इस ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड AT का फॉर्मूला आता है। गंदा सा रिजल्ट है, डेरिवेशन है, कोई जरूरत नहीं है। 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI। 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI। और प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, v को लिखता हूँ अंडर रूट p बाई म्यू। जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टेंशन क्या रहती है, पूरे में कॉमन रहती है। एक स्ट्रिंग एक्चुअल में ऐसे रहेगी, एक्सलेट कर नहीं रही है, तो जितनी टेंशन इधर होगी उतनी टेंशन इधर होगी। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 रूट μ1 प्लस μ2, यानी कि डायरेक्ट μ1 μ2 के टर्म में भी लिख सकता हूँ। बहुत सारा सवाल बनाऊंगा, चिंता मत करना, मजा आएगा। चलो प्यारे बच्चों फिर बात करते हैं AR। AR मतलब रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। रिफ्लेक्टिव मतलब v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI। ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ एक माइनस साइन आ रहा है, बहुत सारे रिजल्ट देने वाला है आपको ये। और जब आप इसे μ1 μ2 के टर्म में लिखेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी μ1 माइनस μ2 अपॉन अंडर रूट μ1 प्लस μ2 इंटू AI। प्यारे बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद रख ले। अभी मैं इसके स्पेशल केस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन प्लीज आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखें। अभी बोर्ड पे मैंने जितनी चीजें बताई उसमें 3 या 4 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की। क्या क्या, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पर v डिपेंड करता है, मीडियम पर लैम्डा डिपेंड करता है, दोनों पर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड AI है तो रिफ्लेक्टेड का AR है, और ट्रांसमिटेड का क्या प्यारे बच्चों ET है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो कुछ ये वाले फॉर्मूले होंगे। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों अब इनके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं और फिर इसके ऊपर करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इसके स्पेशल केस। ध्यान से देखिए, ये है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। AT स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। क्लियर है प्यारे बच्चों? AI इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दूं। AI इज व्हाट, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। AT इज द एम्पलीट्यूड ऑफ
ट्रांसमिटेड वेव एंड AR इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव। V1 क्या है सर, फर्स्ट मीडियम में वेव की वेलोसिटी है। प्यारे बच्चों V2 क्या है, सेकंड मीडियम में वेव की वेलोसिटी। ओके, म्यू1 स्ट्रिंग के लिए स्पेशली यूज कर रहे हैं। लीनियर मास डेंसिटी कौन से मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में, और ये सेकंड मीडियम में। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये आपको लाइटर स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, ये हैवियर दी गई है। इसका मतलब क्या, म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से क्या होगी, कम होगी। अगर बेटे म्यू1 म्यू2 से कम है तो सर इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों, क्या √T/μ से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो म्यू होती है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो म्यू ज्यादा तो V कम। इसका मतलब सर इस वाले मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस वाले में कम। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम है बच्चों, इस मीडियम को रेयर कहेंगे, इस मीडियम को क्या कहेंगे, डेंसर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ यार, ये रेयर और डेंसर क्या होता है, रेयर और डेंसर क्या होता है प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे कहूँ यार, रेयर का मतलब होता है, रेयर और डेंसर क्या होता है। अब रेयर और डेंसर की बात जब मान लो तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भाई बताओ जरा फटाफट से, कौन रेयर है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। भाई एयर और वाटर में, हाँ जी बताइए, कौन तो रेयर है और कौन क्या है, टेंसर। तो आपका खट से जवाब होगा सर, वाटर जो है वो तो होगा डेंसर, और जो एयर है वो क्या होगा, रेयर। लेकिन प्यारे बच्चों, एक्चुअल में कुछ बच्चों को ये बात पता है लेकिन कुछ को नहीं पता, तो जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने। एक्चुअल में ये जो डेंसर और रेयर होता है प्यारे बच्चों, ये रिलेटिव होता है, रिलेटेड टू द वेव होता है एक्चुअली, है ना। आप जो पढ़ते हैं वो शायद ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ना। हाँ सर, ऑप्टिक्स में तो पढ़ते हैं बार बार रेयर और डेंसर। और ऑप्टिक्स में जो वेलोसिटी इन एयर होती है प्यारे बच्चों, वो ज्यादा होती है किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले। इसलिए एयर को क्या बोलते हैं, एयर को बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर, और वाटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन अगर सोचो यही बात किसके लिए हो जाए प्यारे बच्चों, साउंड वेव के, तो हम जानते हैं साउंड की स्पीड एयर में कम होती है और वाटर में ज्यादा होती है। तो जरा बताओ, साउंड के लिए ये वाला मीडियम क्या हुआ, रेयर, और ये क्या हुआ, डेंसर। यानी कि सर जो एयर है वो हुआ एकॉस्टिकली, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक समझते हैं आप लोग, है ना, ध्वनि साउंड वगैरह के लिए एकॉस्टिक वर्ड यूज करते हैं। तो एयर इज एकॉस्टिकली डेंसर। और प्यारे बच्चों, वाटर को क्या कहेंगे, तो वाटर इज एकॉस्टिकली रेयर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। तो एक बहुत छोटा सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि कभी भी कोई चीज रेयर और डेंसर नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखें, अगर किसी मीडियम में स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब वो मीडियम रेयर कहलाता है। अगर किसी मीडियम में स्पीड कम हो रही है तो मीडियम क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, डेंसर कहलाता है। अब ये बात स्ट्रिंग के लिए देखते हैं। स्ट्रिंग अपने पास कमाल का मॉडल है समझने के लिए। आप सब्जेक्ट का मजा लो यार, किस चक्कर में पढ़ रहे हो, सारा हो जाएगा, टेंशन मत लेना। चलो बेटे, ये वेव यहाँ से आई प्यारे बच्चों, ये उधर चली गई, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई। ये म्यू1 है, ये क्या प्यारे बच्चों, म्यू2, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। आइए फाइनली देखते हैं, म्यू1 छोटा है, म्यू2 बड़ा है, तो V1 बड़ा होगा, V2 क्या होगा, छोटा। प्यारे बच्चों, इससे क्या पता लग रहा है सर, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जो मेरे पास फॉर्मूला है AT वाला, कौन सा वाला प्यारे बच्चों, AT वाला। ध्यान से देखो, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तीनों टर्म अगर पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव यानी मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों क्या ये जो AT होगा, AT भी AI के जैसा ही होगा, यानी कि जो साइन AI का होगा वही किसका होगा, AT का होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं भाई स्पीड बढ़े या घटे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये टर्म रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव ना। यानी कि आपसे ये कहना चाहते हैं कि AT इज इक्वल्स टू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI में क्या ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो AT का साइन है और जो AI का साइन है वो क्या होंगे, दे विल हैव द सेम साइन। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की, यहाँ थोड़ा सा मजा आने वाला है।
अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो ए आर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। अब जरा बताओ क्या यहाँ पर स्पीड यानी कि कम हो रही है? यस, यानी कि V2 छोटा और V1 बड़ा है। जरा सोचो अगर ये स्मॉल हो जाए यानी कि V2 इज क्या बच्चों स्मॉलर देन V1 तो क्या जो AR होगा दैट AR इज, ये टर्म क्या आ गई प्यारे बच्चों इस केस में? सर ये टर्म आ गई नेगेटिव ऑफ AI होगा, यानी कि सर इसका मतलब AR और AI के साइन अपोजिट होंगे, यानी कि अगर ये AR होगा तो सर इसका मतलब ये AI होगा, सॉरी ये AI होगा तो ये AR होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों कि ये मेरे पास AI है तो क्या ये मेरे पास AR होगा, तो यानी कि ये वाला प्यारे बच्चों इसके हमेशा अपोजिट होगा। तो कहने के मायने केवल इतने से हुए कि इस सिचुएशन में जो AR और AI होंगे प्यारे बच्चों इनके साइन क्या होंगे? इनके साइन अपोजिट होंगे। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर ये वेव आई तो सर यही वेव गई, ये वेव जाने तो सीधी गई क्योंकि पॉजिटिव है ना। और अगर मैं कहूँ AR के बारे में तो सर ये अगर इंसिडेंट हुई तो क्या बेटी ये गई? यस सर। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखना ये और ये इनको कहते हैं सेम फेज। क्या कहते हैं? सेम फेज। और इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब कितने का फेज एंगल होता है? पाई का। कितने का? पाई का। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वेव किसी ऐसे मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जिस मीडियम में स्पीड डिक्रीज हो रही हो, जब कोई वेव किसी ऐसे मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जिसमें स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होती है इसके फेज में कितने का चेंज आ जाता है? पाई का फेज चेंज आ जाता है। यही वो स्टेटमेंट है कौन सा वाला कि डेंसर मीडियम बाउंड्री से, कौन से मीडियम बाउंड्री से? डेंसर मीडियम बाउंड्री से वेव जब क्या होती है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्ट होती है तो ये उल्टी हो जाती है, यानी कि इसका फेज अपोजिट हो जाता है। भाई आप एक बार बताओ ना फेजर पे, अभी सर सोचो ये कहां पर है? चलिए प्लस ए पर है, ये कहां है? माइनस ए पर। तो अपोजिट फेज ही तो हो गया फेजर पे। समझ में थोड़ी आ रहा है? कैसा बच्चों को क्लियर है? तो बेटे ध्यान रखें वो मीडियम जिन मीडियम में स्पीड क्या होती है? कम। स्पीड कम होने पर प्यारे बच्चों जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, अब वैसे तो आपको वैल्यूज पता होगी तो आप मैग्नीट्यूड तो इससे निकाल लेंगे, लेकिन आपको साइन भी तो पता लग रहा होगा ना। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा सोचो इसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, देखो प्यारे बच्चों ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार म्यू1 बड़ा है किससे? म्यू2 से। तो इसका मतलब सर V1 छोटा होगा V2 से। यहाँ स्पीड ज्यादा, यहाँ स्पीड कम, तो क्या ये वाला क्या हुआ? डेंसर। और ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? रेयर। तो मैं जानता हूँ सर AP का साइन तो सेम है ना? क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म हमेशा क्या रहेगी प्यारे बच्चों? पॉजिटिव रहेगी। अब बात करते हैं AR, दैट AR जो कि है V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। जरा बताइए कि V2 बड़ा है किससे? V1 से। तो बेटे ये वाले टर्म पॉजिटिव है। ओके, अगर V2 किससे बड़ा है? V2 बड़ा है किससे? V1 से। तो सर ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या AR और AI दोनों के जो साइन है क्या वो इस बार सेम रहेंगे? यस सर। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि AR इज सेम एज दैट ऑफ AI। तो अगर ये आई तो गई, ट्रांसमिटेड भी ऐसे ही गई और रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही लौटी, यानी कि सेम फेज में। ओके बेटा, यानी कि जीरो का फेज चेंज। यानी कि जब कोई वेव किसी कैसे मीडियम बाउंड्री से, रेयर मीडियम बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो इसके फेज में कोई चेंज नहीं आता। पूछूंगा इतना काम आने वाला है, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वेव ऑप्टिक्स में प्यारे बच्चों यही सब चलता रहेगा। थोड़ा सा साउंड में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे और फिर प्यारे बच्चों यही चलता रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इन स्पेशल केसेस को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए। इस पे करते हैं प्यारे बच्चों 2 से 3 सवाल फटाफट से। चले प्यारे बच्चों 2 स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ओके, इसका मतलब 2 मीडियम टाइप सवाल हो गया है ना। म्यू इज इक्वल टू 2 kg पर मीटर प्यारे बच्चों, म्यू बी इज इक्वल टू 8 kg पर मीटर। दोनों के आपको मास डेंसिटीज गिवन है, टेंशन 200 न्यूटन और क्वेश्चन है केप्ट अंडर द सेम टेंशन, यानी कि जितनी टेंशन इसमें उतनी टेंशन इसमें है। AI कितना है? 1 सेंटीमीटर। ज्यादा अच्छा सवाल है, एक सवाल से सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, आप देखना। आपसे पूछा है AR बताओ, AR क्या है? सर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। AT क्या है बेटे? एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। फिर प्यारे बच्चों आपसे पूछा है PR अपॉन PI का परसेंटेज, यानी कि बेसिकली अगर PI इंसिडेंट पावर है,
PI स्टैंड फॉर कौन सी पावर, इंसिडेंट पावर प्यारे बच्चों, और PR स्टैंड फॉर सर इट इज द रिफ्लेक्टेड पावर, और प्यारे बच्चों PT स्टैंड्स फॉर सर ट्रांसमिटेड पावर, है ना। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि जब कोई वेव इस मीडियम से आती है माना I, इसकी पावर कितनी है PI, तो दो भाग में चली जाती है ना, किसमें सर PR में और प्यारे बच्चों ट्रांसमिटेड में। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि दैट PI इज इक्वल टू PR प्लस PR रखेंगे, और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि 2 पाई स्क्वायर A स्क्वायर F स्क्वायर म्यू बी, ऑल फ्रेंड्स गो टू म्यू बी। आपको बताया था मैंने एवरेज पावर का फॉर्मूला, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड्स पता लग जाए तो मेरा काम चल जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी प्यारे बच्चों, सेम रहेगी। आइए फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको AI कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आपसे AR पूछा है सबसे। अब AR कैलकुलेट करने के लिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे AR इज इक्वल टू सर रूट म्यू 1 माइनस रूट म्यू 2 अपॉन रूट म्यू 1 प्लस रूट म्यू 2। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टेंशन क्या है, सेम तो कट जाएगी। और प्यारे बच्चों यहाँ क्या है AI, तो जब मैं वैल्यू चेक करूंगा दैट AR भावुक ना हो, ये अंडर रूट है, समझ में है ना, पता लगा आता तो था गलत कर दिया। हाँ ये रूट म्यू 1 कितना हो गया सर, दिस इज 2, दिस इज -8 एंड दिस इज रूट 2, दिस इज -√8। कुछ लोग तो रूट 2 में से √8 -√6। गुरुदेव कहाँ है आपके चरण, चलो। हाँ बेटे ध्यान देना, भावुक होने की जरूरत नहीं। और इंटू यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं बच्चों, इंटू लिखना अपने को AI। जब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे √2 ये हो गया, इसको 2√2 लिख सकता हूँ, इसको √2, और इसको प्यारे बच्चों प्लस 2√2 लिख सकता हूँ। यहाँ से प्यारे बच्चों √2 कॉमन 1 - 2 अपॉन √2 कॉमन, जो कि 1 + 2 छम्मा माफी चाहूंगा डिजिटल सब्लिमेशन में, लेकिन क्या करना पड़ेगा। तो मेरे पास AR कितना आ गया प्यारे बच्चों, अच्छा AI कितना था, AI है 1, वाह समझदार हो, ये 1, ये भी साथ में 1, तो इंटू 1। तो सर इसका मतलब है मेरे पास AR होगा प्यारे बच्चों दैट AR इज इक्वल टू -1/3 सेंटीमीटर। क्या बताया था नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव साइन का मतलब सर अगर आने वाली वेव ये थी तो जाने वाली वेव पूरी थी, यानी कि कितने के फेज एंगल पर होगी प्यारे बच्चों, पाई के फेज एंगल पर। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, दैट इट इज इक्वल्स टू सर 2√μ1 अपॉन √μ1 प्लस, हाँ बेटे √μ2, यानी कि सर 2√2 हाँ जी √2 प्लस प्यारे बच्चों √8, 2√2 अपॉन √2 कॉमन 1 + 2 से मिल जाएगा, तो क्या प्यारे बच्चों कम्स आउट टू √2/3। और ये साथ में यहाँ कौन है AI, और AI कितना है प्यारे बच्चों 1, तो आंसर आ गया 2/3 पॉजिटिव। क्या क्लियर है। तो सर इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इस मीडियम में जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2/3 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी बन सकती है, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल समय थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं पावर की, किसकी बेटे, पावर की। अब पावर पूछे थे यार, पावर में देखो सीधे सीधे जो पूछा भैया उसी पे चर्चा करो। सबसे पहले बता दो सर, मुझे बताना है, हाँ जी PR to PI में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो यहाँ V1 है तो यहाँ V2 होगा, ओके, यहाँ μ1 है तो क्या यहाँ μ2 होगा, ये भी सब जानते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या बच्चों, यहाँ μ1 यहाँ μ2 यहाँ V1 यहाँ V2, इसकी भी V1 है ना, रिफ्लेक्टेड की क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ से जो PR होगा इसको क्या लिख सकता हूँ, 2π² AR का स्क्वायर, हाँ बेटा F स्क्वायर। सर रिफ्लेक्टेड उसी मीडियम में, यानी कि जब उसी मीडियम में होती है तो यहाँ क्या करते हैं μ1 V1 करते हैं, और जो PI है वो तो है ही इधर, तो इसका मतलब सर ये भी आ गया 2π² AI का स्क्वायर F स्क्वायर, तो μ1 ये भी छम्मा हो गया, मजा आ गया। ये वो तो क्या PR कौन PI into 100, हाँ प्यारे बच्चों दैट इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा क्या बेटे AR स्क्वायर अपॉन PI स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। अब मैं जानता हूँ AR कितना है मेरे पास, सर AR मेरे पास है AR 1/3 है सर, तो दैट इज इक्वल्स टू यस 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/9, और AI कितना है सर, AI है 1, तो इनको क्या कर देंगे 100, तो इसका मतलब 100/9% जो पावर होगी। तो सर PR/P कितना है बेटा, 100/9% आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करना है सर PT/PI,
तो बेटे PT बाई PI को लिख सकता हूँ 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, यस हाँ जी, AT स्क्वायर। क्या बेटे ट्रांसमिटेड है तो दूसरे मीडियम में, मतलब V2 V2, ओके। और इसको लिख सकता हूँ बेटे 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर AI का स्क्वायर V1, ओके। बेटे V2 को जब लिखेंगे अंडर रूट T बाई म्यू 2 और V1 को लिखेंगे अंडर रूट T बाई म्यू 1, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से PT बाई जो PI होगा बेटे ये सब कैंसिल हो गए, तो क्या AT स्क्वायर अपॉन AI का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ म्यू 2 म्यू 1, ठीक है। और यहाँ से AT कितना है मेरे पास, सर दैट AT इज इक्वल्स टू, सर 2/3 आ रहा है, ओके। तो क्या बेटे 2/3 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास √8/√2, ओके। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 4/9, 2√2/√2 छम, तो क्या बेटे 8/9, और परसेंटेज निकालना होगा तो PT बाई PI इंटू 100 कर दूंगा, तो 8/9 इंटू 100 से 8 कम सकते हैं, 800/9% आ जाएगा। तो मैंने सीखा एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड पावर, इंसिडेंट पावर, ट्रांसमिटेड पावर और इनका रेशियो, और इसका एक ऑल्टरनेटिव जुगाड़ भी है। मेथड 2 क्या PI को लिख सकता हूँ PR प्लस PT, यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या, जब मुझे ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट पूछा है तो PT को क्या लिख सकता हूँ, सर इसको लिख सकता हूँ PI माइनस PR बाई PI, यानी कि 1 माइनस PR अपॉन PI इंटू 100। तो जो आपने आंसर निकाला था PR बाई PI निकाल चुके हो प्यारे बच्चों, 1/9, तो 1 माइनस 1/9 से देखो कुछ आ रहा है, सर 8/9 आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात वही पड़ेगी। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखें आप रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। क्या होता है जब वेव ऐसे जा रही है, अब ये वाला मीडियम म्यू1, ये वाला मीडियम म्यू2, बेटे फ्री एंड का मतलब इधर कुछ नहीं, ये जो रस्सी है, ओके, बहुत भारी रस्सी किसी बहुत हल्की सी रस्सी से कनेक्टेड, ऐसे आप समझ सकते हैं, ओके। तो बेटे ये मच है मेरे, मच लाइटर है, तो इसका मतलब जो म्यू2 है इसको फ्री एंड में बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि म्यू2 इज वेरी 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 स्मॉल। अब जरा सोचो म्यू2 बहुत स्मॉल हो तो क्या V2 वेरी 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 लार्ज, ये पक्का हो गया ना, अंडर रूट T बाई म्यू से। तो बेटे अगर V2 बहुत बड़ा है तो सर इसका मतलब जो AR है वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ जो AR का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI। जरा सोचो ये वाली टर्म बहुत बड़ी होगी तो क्या पॉजिटिव होगी, यस सर। तो क्या AR का साइन AI के साइन जैसा होगा। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों अगर ये वेव आती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो ऐसे ही लौटती है, यानी कि आने वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दे आर टर्म एज सेम फेज। इसलिए जब स्ट्रिंग इस पॉइंट पर होती है, समझना प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया पॉइंट है, यानी कि जिस समय ये स्ट्रिंग की जो वेव है चली और चल के जब ये यहाँ पहुंची ना, यहाँ, तो सोचो इसका आधा पार्ट उधर है। अब जब उधर है तो उधर से रिफ्लेक्ट भी हुई होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स है, रिफ्लेक्टेड पल्स क्या वो किसी ऐसी ही है, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगी प्यारे बच्चों जब ये इधर से वापस आएगी तो वापस आने पर जो है ऐसे समझिए कि जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगी क्या वो एक्चुअली में ऐसी ही होगी, क्योंकि उधर तो कुछ है नहीं तो यहां तो कुछ होगा नहीं, तो ये इंसिडेंट इधर है, तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ये लौट करके वापस आएगा, तो ऐसे ही वापस आएगा, सेम फेज में वापस आएगा। तो यानी कि क्योंकि उल्टा ही तो होना नहीं है, तो जो वापस ऐसा आएगा, तो क्या है बच्चों जो इस समय जो पल्स होगी वो ये तो इंसिडेंट की थी और ये रिफ्लेक्टेड की थी, तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ के ऐसा है, यानी कि अगर इसका एम्पलीट्यूड कुछ A था तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड 2A हो जाएगा। इसलिए फ्री एंड पर, कैसे एंड पर, फ्री एंड पर पल्स उसी फेज में वापस लौटती है, कैसे फेज में, सेम फेज में। और अब जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं सर, उसके लिए क्या करना होगा, ये तो इंसिडेंट थी जो आधी उधर चलेगी, अब बताओ ये रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे वापस आएगी, यूं या यूं, सर यूं, तो जब यूं वापस आ जाएगी तो ये तो थी एक और ऐसी आ गई, तो क्या दोनों मिल करके ये वाली बन गई,
इससे और बेहतर समझ में आएगा, ध्यान दो। ये कैसा एंड है सर? ये फिक्स एंड है। फिक्स एंड है तो क्या म्यू2 बहुत लार्ज होगा? यस सर। जब म्यू2 लार्ज है तो क्या v2 बहुत स्मॉल होगा? यस सर। अगर v2 बहुत छोटा है किससे? v1 से, तो v2 छोटा है v1 से, v2 छोटा है v1 से, तो क्या नेगेटिव हो गया? नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब अपोजिट फेज हो गया। यानी कि अगर गई पल्स ऐसे थी तो क्या क्या प्यारे बच्चों आएगी ऐसे। क्लियर है? तो जरा सोचो, अगर ये पल्स गई तो क्या लॉग में वाली पल्स ये होगी। अब मुझसे ये पूछा यार, एक बात बताओ भाई, अगर मान लो ये पल्स जो चली थी यहां से, जब ये यहां पहुंचेगी इस जगह पर, तो उस समय पल्स कैसी दिखाई देगी? सवाल ये है। क्योंकि होता क्या है प्यारे बच्चों, जब ये पल्स चल करके यहां पहुंचती है तो एक्चुअल में स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट क्या हो जाती है? स्ट्रेट। तो समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्चुअल में स्ट्रेट हो क्यों रही है। ये जो छल्ला है ये इतना ऊपर पहुंच जाता है, फ्री वाला है, ये भी समझ में नहीं आता तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब है एक्चुअल में ये। तो जब ये पल्स यहां गई तो सोचो, ये तो जाने वाली पल्स, अब जो रिफ्लेक्ट होगी वो तो उधर तो कुछ जा नहीं सकता, लेकिन ये पल्स है तो कहीं ना कहीं, तो ये उल्टी लौटेगी। तो जब ये उल्टी लौटेगी तो देखो ऐसे होगी, तो ये आने वाली और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होकर उल्टा आ रहा है। तो जरा सोचो, क्या दोनों छम्मा छम्मा हो गए? तो क्या स्ट्रिंग कैसी हो गई? स्ट्रेट हो गई प्यारे बच्चों, स्ट्रेट। लेकिन जरा बताओ, क्या ये स्ट्रेट रही? नहीं सर, आपने बताया था इस समय एनर्जी कौन सी एनर्जी है? सर इस समय एनर्जी है प्योरली काइनेटिक। प्योरली काइनेटिक, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी पल्स आपको कैसे जाती हुई दिखाई देगी? ये पूरी की पूरी पल्स आपको ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। क्या क्लियर है? कमजोर दिल वाले तो जरूर देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। तो जब किसी फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है, किससे? फ्री एंड से, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होती है वो इसकी उल्टी यानी कि सेम फेज में आगे जुड़ जाती है। और अगर कैसा होता है, फिक्स एंड होता है, तो फिक्स एंड पर जो पल्स होती है वो इसकी उल्टी आकर के जुड़ती है। तो उल्टी आकर के जुड़ने पर जो नेट एम्पलीट्यूड है y1 माइनस y2 हो जाता है। और आगे आप पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव के बनाने का यही बेसिक मेथड है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी वेव के अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें वहां दो वेव चाहिए हैं अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली। तो एक कौन सी होती है? इंसिडेंट, और दूसरी क्या होती है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? तो ये सारी कहानी थी किसकी? ये सारी कहानी थी रिफ्लेक्शन की और ट्रांसमिशन की प्यारे बच्चों, सुपरपोजिशन की। तो ये थोड़ा सा अगर हम लोगों को आइडिया लग रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इसके ऊपर काफी चीजें कर पाएंगे। बस एक छोटा सा सवाल प्यारे बच्चों इसके ऊपर और करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पहले डॉपलर इफेक्ट। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों देखें, अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि यार कुछ ना क्वेश्चंस होते थे जिसमें वेव कभी उल्टी आ जाती है, कभी सीधी आ जाती है ना। तो उल्टी आती है, सीधी आती है, इसकी प्रैक्टिस करें। तो मैंने कहा यार ये एक इंसिडेंट वेव है। कैसी वेव है? इंसिडेंट। प्यारे बच्चों, दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब होता है यहाँ एक छल्ला होता है मासलेस। ओके, ये ऐसे सोचो तो बहुत मोटी सी रस्सी और बिल्कुल लाइट सी रस्सी से इसको बांध दिया है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो है क्या प्यारे बच्चों, इधर कुछ नहीं है या बहुत कम मास है, तो V2 बहुत छोटा है। जब V2 बहुत छोटा है तो V2 बहुत बड़ा है। अब बार बार समझ में आता है कि V और V उल्टे होते हैं। और अगर V2 बहुत बड़ा है तो क्या AR और AI का साइन सेम है? क्यों? क्योंकि सर ने बताया था that AR is equals to V2 minus V1 upon V1 plus V2 into AI। प्यारे बच्चों, तो AR और AI का साइन सेम होगा तब अगर ये वाली टर्म क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और ये इसके बराबर ही आ जाता है लगभग, है ना। तो इसका मतलब सर ये हुआ। तो मुझे ये बताना था, सवाल ये है प्यारे बच्चों कि अगर कोई वेव ऐसे गई तो जब ये वेव आधी यहां पहुंचती है, आधी, तो एक्चुअल में ये ऐसी दिखाई नहीं देती, बल्कि ये एक्चुअल में ऐसी दिखाई देती। तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली इसके एम्पलीट्यूड में ड्रप चेंज आया, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड इतना कैसे बढ़ गया? कोई जादू हो गया क्या यार? नहीं, कोई जादू नहीं है, बहुत प्यारी सी साइंस है, बहुत मजा आएगा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। हुआ क्या? ये कौन सी वेव है? इंसिडेंट। जब ये इंसिडेंट वेव यहां पहुंची तो इंसिडेंट वेव आधी तो इधर है और आधी उधर है। अब उधर तो कुछ नहीं है, तो फिर जब उधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो वेव लौट करके इधर आएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है प्यारे बच्चों, वो एक्चुअल में सेम फेज में लौटती है। कैसे लौटती है? सेम फेज। यानी कि अगर ये इंसिडेंट थी तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड भी यही होगी। तो आप समझिए हुआ क्या, ये वाली तो इंसिडेंट थी, जो इसका आधा पार्ट था वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गया। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं, कि ये तो थी इंसिडेंट और ये जो रिफ्लेक्टेड थी ना, ये उल्टी होकर के यहीं आ गई ऐसे। अब बताओ सुपरपोजिशन से y1 प्लस y2 से
क्या ये बन गई है रिजल्टेंट पल्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये एकदम से क्या कर जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड एडेड अप हो गए हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड। जब फिक्स एंड की बात करें, ये आने वाली वेव प्यारे बच्चों। फिक्स एंड मतलब बहुत भारी मतलब U2 बहुत लार्ज, म्यू2 बहुत लार्ज, म्यू2 बहुत लार्ज तो V2 बहुत स्मॉल। जब इस वाले सोचो तो अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इधर वाली टर्म में जब ये वाली जो टर्म है इसमें स्पीड बहुत कम हो गई, तो बेटे जो AR है क्या वो निगेटिव आ जाएगा? यस सर। अगर AR निगेटिव है तो क्या AR और AI के साइन अपोजिट हो जाएंगे? यस सर। यानी कि सर इसका मतलब अगर जाने वाली वेव ये है तो क्या आने वाली वेव भी हो? यस सर। तो ये गई तो ये आई। सवाल ये था कि जब एक इंसिडेंट पल्स किसी फिक्स एंड की तरफ चलती है तो रस्सी सीधी हो जाती है। अब यार ये रस्सी सीधी होने का मतलब समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये फिर ऐसे चली जाती है ऐसे। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर आएगी ऐसे तो जाएगी ऐसे, क्योंकि अपोजिट फेज में होगी। लेकिन ये रस्सी ऐसी क्यों हुई, इसका क्या माजरा है? तो प्यारे बच्चों इसका माजरा ये है कि जब ये इंसिडेंट पल्स आधी यहां पहुंची होगी तो क्या आधी इधर होगी? यस सर। तो जो आधी इधर होगी ये वाली उधर तो जा नहीं सकती क्योंकि उधर तो कुछ है नहीं। तो क्या ये रिफ्लेक्ट होकर के एनर्जी इसी मीडियम में जाएगी? लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगी प्यारे बच्चों तो ये अपोजिट फेज में आएगी। कैसे आएगी? अपोजिट फेज में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर ये शेप आने का कारण ये है कि जब ये गई तो ऐसे थी, तो ये वाला पार्ट उल्टा करो तो ये ऐसे हो गया। सर इसका मतलब ये वाला इस वाले को खा जाएगा, तो खा जाएगा तो क्या y net 0 हो जाएगा। और यहाँ तो मैंने बताया भी था आपको क्या कि when the two pulse moves in opposite direction क्या string becomes straight and at this situation the energy is प्योरली काइनेटिक। कई बार सवाल पूछा गया है द एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही दोबारा से अलग अलग हो जाएगी। अभी तो खत्म हो गई लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ वेव है क्या? यस सर यहाँ वेव है, आने वाली भी है जाने वाली भी है, और आने वाली जाने वाली उल्टी है, तभी तो 0 दिख रहा है। लेकिन सोचो थोड़ी देर बाद क्या ये इधर चली जाएगी? यस सर। क्या फिर वो भाग क्या वापिस लौट के आ रही होगी? तो इस सिचुएशन में ये जाने वाली और ये आने वाली जब उधर जाके खत्म हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड इस तरह से लौट करके आएगी। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आया कि रस्सी सीधी क्यों होती है। यही बेसिक फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों स्टैंडिंग वेव्स का, जिसमें एक आने वाली वेव होती है एक जाने वाली वेव होती है, और हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी इंटरफेरेंस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो याद रखें जब एंड कैसे है फ्री, तो कितने का फ्री स्ट्रीम? 0 का, यानी कि वेव लौटेगी कैसे फेज में? सेम फेज में। और जब रिफ्लेक्ट होगी फिक्स एंड से तो ये लौटेगी उल्टी फेज में, यानी कि अपोजिट फेज में। आशा करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। एक सवाल करते हैं इसके ऊपर छोटा सा। हाँ प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन के ऊपर भी एक और सवाल, आखिरी सवाल इसका। ये फिक्स एंड है प्यारे बच्चों, ये वाली ये देखो पल्स आई। अब आपसे कह रहा रिफ्लेक्टेड पल्स के बारे में आपको बताना है। तो अगर ये प्यारे बच्चों आपके पास ऐसा ही कैसा एंड है, फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड पर कैसे पल्स जाएगी? सर पाई के फेस पर, यानी कि सर क्या पल्स उल्टी हो जाएगी। और इसमें एक बात का ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, लीडिंग एज क्या होता है? कौन सा है? लीडिंग एज। तो लीडिंग एज यहाँ पर क्या है? ए। तो देखो जरा ये पल्स गई तो ये पल्स जाने के बाद ये पल्स उल्टी आई, इसका मतलब ये हो सकता है? नो सर। ये हो सकता है? नो सर। ये हो सकता है? यस सर। ये हो सकता है? यस सर। लेकिन इसमें लीडिंग एज कहाँ है? सर देखो पहले ये इधर गई होगी तो ये यहाँ से पलटना वापस हुई होगी, तो पहले ए वाला एंड एक्चुअल में आएगा, है ना। तो ए वाला एंड कहाँ है? सर ए वाला एंड तो ये है, इसलिए आंसर क्या होगा ये? तो फिक्स एंड पर पाई के फिक्स चेंज पर उल्टी पल्स लौट करके आएगी। अगर ये कैसा एंड होता है सर? ये फ्री एंड होता, फ्री एंड होता है, ये ए होता, ये बी होता, और ये क्या होता? सी होता। अब आपसे पूछा रिफ्लेक्टेड पल्स बताओ, तो इसका मतलब कैसे फेज में होती है? इट इज इन द सेम फेज। तो इसका मतलब ये अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे ही आएगी, यानी कि इंसिडेंट ऐसे तो ऐसे ही रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि ऊपर ही होगी, यानी कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ये वाला ये वाला। अब इसमें लीडिंग हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे
से कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। इसका ध्यान रखेंगे, पहले कौन आगे चल रहा है, ए, तो ए आगे चल रहा है, तो इसका मतलब सर ये ए है, ये ए है, तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों क्लियर है? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वेव का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर सवाल पेपर में डॉपलर इफेक्ट से पूछा जाता है। अजीब अजीब से फॉर्मूले हम लोग याद कर लेते हैं, प्लस माइनस के कन्वेंशन लगाते हैं। अगर आप इसके ओरिजिनल आइडिया पे जाएंगे, किसी प्लस माइनस को लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी फील ले लो, कुछ सवाल करा दूंगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कैसे दुनिया का सवाल हो, चाहे ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे सॉल्व होंगे। और थोड़ा सा समय देंगे प्यारे बच्चों हम डॉपलर इफेक्ट को। अभी हम लोग चर्चा करेंगे डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेव। प्यारे बच्चों ठीक है, दोनों में एक साथ ही आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में है क्या? डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में है क्या कि एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज होता है कब? जबकि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स जो ऑब्वियस है साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो एक ऑब्जर्वर जो उसको रिसीव कर रहा है, अगर उनके बीच में कभी भी रिलेटिव मोशन होगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी में एक एपरेंट चेंज आ जाता है। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम सोर्स नहीं बदल रहे हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ क्यों रहा है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि यार फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। अगर सोर्स वही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो फिर ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये फिनोमेना होता नहीं है। इस फिनोमेनन को बस हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये एक तरह का प्यारे बच्चों कंफ्यूजन है, एक तरह का थोड़ा सा मुझे लगता है शायद एक रिलेटिव मूवमेंट के कारण एक फ्रीक्वेंसी में आने वाला एग्जैक्ट नहीं बल्कि एक स्यूडो चेंज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि वो जो चेंज है उस चेंज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो खैर तो प्यारे बच्चों इसको समझने से पहले दो तीन जरा बेसिक बातें हम लोग अच्छे से समझे। पहली बात तो आप ये देखिए प्यारे बच्चों, आप इस वेव को ऐसे बनाते हैं या वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, शायद ये आप जानते हैं इसको वेवलेंथ यानी कि लैम्डा बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है लैम्डा कहलाती है प्यारे बच्चों। मैं जानता हूँ v बराबर एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ, 1/t लिख सकता हूँ। तो क्या v बराबर लैम्डा/t, फटाफट से बताता हूँ। तो लैम्डा बराबर vt आ गया, यानी कि सर मैं इस डिस्टेंस को vt भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल फंडामेंटल से जाएंगे, एक एक चीज को जमीन से उठाएंगे और फिर उसको हाई लेवल पे कनेक्ट करेंगे। अब प्यारे बच्चों मैं वेव को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे? मैंने जो पूरी की पूरी से प्यारे बच्चों इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, यानी कि कुछ इस तरह जो चीज मैंने उसको ऐसे बना दिया। तो ये क्या है, ये आधा, ये आधा, ये पूरा vt, और ये क्या है, लैम्डा। तो अब मुझे इस डायग्राम को ध्यान रखना है अच्छे से, और अगर मैं लैम्डा बराबर vt लिख दूं तो समझ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो ये एक कार्ट है और इस कार्ट से दनादन बॉल्स निकल रही है। अब मान लो ये कार्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से बॉल निकल रही है कट 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 एक फिक्स रेट पर। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो जिस रेट पर ये फेंक रहा है उस रेट पर ये ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर? ये जो फेंकने का रेट है और ये जो ऑब्जर्व करने का रेट है बराबर है। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं सर। अब जरा सोचो प्यारे बच्चों, अगर ये फिक्स है और ये ऑब्जर्वर आगे की तरफ बढ़ने लगे, ये बॉल कैसे फेंक रहा है, अब ये आगे बढ़ रहा है, सोचो तो इसको ऐसा लगेगा जैसे जल्दी जल्दी मेरे पास आएगा। ये फिक्स, लेकिन बॉल ऐसे फेंक रहा है कंटिन्यूसली। ये रुका था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिसीव उसी एंड पे कर रहा था। लेकिन सोचो अगर ये फेंक रहा है और ये इसके पास आ रहा है तो क्या इसकी रिसीविंग का रेट बढ़ जाएगा? यानी कि ये अब जल्दी जल्दी बॉल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इन द सिमिलर मैनर ये सोर्स रेस्ट पर है, बॉल ऐसे फेंक रहा है। अब इस बार ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है, तो जरा सोचो पीछे जा रहा है तो क्या थोड़ा सा आराम आराम से बॉल को पकड़ने लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अच्छा एक छोटी सी बात और बताऊं मेरे प्यारे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कुछ बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि आवाज का जब हम किसी स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन पर ये एक इंजन है, इस इंजन से साउंड निकलती है, तो जब मैं इसके पास पहुंचता हूं तो इसके पास पहुंचने पर मुझे आवाज तेज सुनाई देती है। आवाज तेज और बारीक की बात नहीं, आवाज तेज और धीमी की बात नहीं है प्यारे बच्चों। आवाज का लाउड होना या आवाज का थोड़ा सा
लो होना, डिम होना, ये बेसिकली इंटेंसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है बेटे आवाज का मोटा होना। मोटा मतलब मैं आपसे कहूं यार, मैन और वुमेन की वॉइस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सर ऑब्वियस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन, है ना। जिसकी आवाज जितनी बारीक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इंटेंसिटी में चेंज नहीं देख रहा यार, लाउडनेस तो कम ज्यादा होगी। आप सोचो, आप किसी सोर्स के पास जा रहे हो तो आपके कान फटेंगे, लाउडनेस तो बढ़ेगी ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या उसकी आवाज, अगर वो लड़की की आवाज बल पैदा करा तो क्या लड़की की सुनाई देने लगेगी क्या? नहीं सर, जैसी आवाज है ऐसी तो सुनाई देगी। बारीक होगी तो बारीक सुनाई देगी, मोटी होगी तो मोटी सुनाई देगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, लाउडनेस अलग चीज है, और लाउडनेस के साथ साथ प्यारे बच्चों जो पिच है, हाँ सही वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? पिच। इसे कहते हैं पिच ऑफ द साउंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब किससे होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पिच से। प्यारे बच्चों वुमेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी कि इसकी साउंड की कौन सी पिच है? ये हाई पिच है, और ये कौन सी पिच है? लो पिच है। तो पहली बात तो आप ये समझे कि ये अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, ये अपरेंट चेंज इन इंटेंसिटी नहीं है। यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसको आवाज अगर ज्यादा तेज सुनाई दे रही है तो वो डॉपलर इफेक्ट नहीं है, वो तो होना ही है। लेकिन जब वो उसके पास जा रहा है तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज फील आ रहा है, यानी कि उसको जो उसकी वॉइस है उसकी वॉइस की पिच में डिफरेंस नजर आ रहा है। ये पिच में आने वाला डिफरेंस ही क्या कहलाता है? डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। आशा करता हूं प्यारे बच्चे बेसिक सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। लाउडनेस का मतलब इंटेंसिटी से है, और पिच का मतलब प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी से है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हियर इज अ चेंज इन पिच और लाउडनेस। सर हियर इज अ चेंज इन पिच, दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? चलो प्यारे बच्चों, अब ऑब्वियस यार ये कार्ड है, इधर जा रही है, ये मैन क्या है अभी रेस्ट पर। अगर ये मैन रेस्ट पर होगा तो जरा बताओ कि जिस रेट से बॉल निकल रही है इसी रेट से पकड़ रहा होगा। लेकिन जरा सोचो अगर ये रेस्ट पर है और ये अब इसकी तरफ बढ़ रहा है तो क्या ये बॉल को पकड़ने का रेट बढ़ जाएगा? यस सर। रुक गया तो फिर नॉर्मल हो गया, पास आ रहा है तो फिर तेज हो गया। इसका मतलब इसको ऐसा लगता है कि जब ये इसकी तरफ चलता है तो इसके पास बॉल तेजी से आ रही है, यानी कि इसका मतलब इसको फील होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जब ये प्यारे बच्चों दूर जाएगा तो उसको क्या फील होता है? सर इसको फील होता है इसको फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब ध्यान दें, अब प्यारे बच्चों ध्यान दें कि अगर मान लो मैं आपसे कहूं यही कार्ड है, ये अपना ऑब्जर्वर है, अब ये इस बार इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो इधर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या है बॉल धीरे धीरे पकड़ेगा, क्योंकि अगर सोचो दूर जा रहा है तो ये धीरे धीरे हर बार डिस्टेंस ज्यादा की वजह से स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब अब फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जरा सोचो ये जो कार्ड है प्यारे बच्चों, ये बॉल फेंकती हुई अगर आगे की तरफ बढ़ रही होगी तो क्या अब ये इसको फास्ट रिसीव करेगा, जल्दी रिसीव करेगा। तो इस केस में प्यारे बच्चों फिर फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ी हुई फील होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब पिच, लाउडनेस मतलब प्यारे बच्चों इंटेंसिटी। तो मैं कह रहा हूं व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? सर इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। आशा करता हूं प्यारे बच्चों बेसिक समझ में आया होगा। क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह का। आइए फटाफट से मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूं, कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देता हूं, और थोड़ी सी थ्योरी यानी कि दो फॉर्मूलों के बाद आप कैसा भी कोई भी केस होगा प्यारे बच्चों उसको फटाफट से आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों ये एक सोर्स है, इस बार सोर्स क्या है? रेस्ट पर। केस वन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। हाँ प्यारे बच्चों ये है मेरे पास VO, दैट VO इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ओके यस, दैट VS इज द वेलोसिटी ऑफ प्यारे बच्चों सोर्स, दिस V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और VW की जरूरत पड़ेगा तो यह आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों कितनी है? ये पल्स यहाँ से ऐसे जनरेट हो रही है और V स्पीड से चली जा रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जिसको V बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। यस, ऑब्जर्व कितनी है F, जो कि V बाई लैम्डा में प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे लैम्डा तो उतना ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको जल्दी रिसीव करेगा, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। कितने से? सर V प्लस V नॉट बाई लैम्डा से। पास आते हैं तो वेलोसिटी प्यारे बच्चों ऐड हो जाती है,
यहाँ पे लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ सर? लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, कैपिटल वी यानी कि वी बाई एफ लिख सकता हूँ। तो जो एफ डैश होगा क्या वो वी प्लस वी नॉट, ये वी बाई एफ से, यानी बच्चों मेरे पास फॉर्मूला आ गया है फ्रीक्वेंसी का। ये बात का ध्यान रखें, जब कौन मूव करता है, जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी वी बाई लैम्डा में कौन सी वाली टर्म चेंज होती है? वी वाली टर्म चेंज होती है, लैम्डा वाली टर्म में कोई चेंज नहीं आता। अब एक काम करते हैं, सेकंड केस देखते हैं प्यारे बच्चों। ये सोर्स जिससे वेव जनरेट हो रही है, ये कौन है? ऑब्जर्वर। इस बार ऑब्जर्वर दूर जाना है, कितने से? वी नॉट से। जब ये दूर जाएगा, ये इसको कितने से फॉलो कर रहा है? वी से। ये एफ है, ये क्या होगा प्यारे बच्चों? एफ डैश। तो क्या एफ को लिख सकता हूँ क्या? वी बाई लैम्डा। एफ डैश को लिख सकता हूँ क्या? वी बाई लैम्डा। वी डैश बाई लैम्डा। इस बार बेटे ये दूर जा रहा है तो वी माइनस वी नॉट। ओके, हाँ, वी माइनस वी नॉट बाई क्या जाएगा? लैम्डा। बिल्कुल सिंपल, रिलेटिव से। तो यहाँ पे जो एफ डैश और लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? सो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू वी पी, है ना? प्रैक्टिस करा रहा हूँ धीरे धीरे। v बाई एफ आ जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ से जो एफ डैश होगा क्या वो v माइनस वी नॉट, हाँ देखिए v इंटू एफ आ जाएगा। तो देखो ये वाली टर्म छोटी हो गई, तो इसका मतलब जो एफ डैश है प्यारे बच्चों वो लेस देन क्या है? एफ। क्लियर है? यानी कि दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और प्यारे बच्चों पास आने पर जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश वो क्या हो जाती है? उसको बढ़ी हुई फील होती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये रुक जाए, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, चाहे ये d1 डिस्टेंस पर हो चाहे ये d2 डिस्टेंस पर हो। इस केस में अगर सोचो दोनों रुके हुए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डॉपलर इफेक्ट में ये दोनों कभी भी इनके बीच के डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ इनके मूवमेंट से क्या करता है? फर्क पड़ता है। और जब जब चलते हैं तभी फर्क पड़ रहा है, रुके हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आइए प्यारे बच्चों फटाफट से बात करते हैं सोर्स के मूवमेंट की, है ना? इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है प्यारे बच्चों, इस बार रेस्ट पर है। ओके, और ये सोर्स। पहली बात तो सोचो, अगर सोर्स रेस्ट पर होगा तो क्या होगा? सर सोर्स अगर रेस्ट पर है तो सर इस सिचुएशन में ये इस तरह से कुछ प्यारे बच्चों पल्स जनरेट कर रहा होगा। और सर ने बताया था इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वीटी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमेशा फिक्स है और यही क्या कहलाता है? इसका लैम्डा कहलाता है। अब जरा सोचो, अगर मान लीजिए सोर्स इधर मूव कर रहा है, तो सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स की स्पीड कितनी है? सर सोर्स की जो स्पीड है प्यारे बच्चों वो है vs इंटू टी। तो जब सोर्स आगे जाएगा, सोचो हम ये जो लिखते हैं ना, ये एक टाइम इंटरवल में लिखते हैं। कितने लिखते हैं? एक टाइम इंटरवल में। तो जरा सोचो, अगर मान लीजिए सोर्स भी मूव करने लग रहा है तो पहले सोर्स कहाँ था प्यारे बच्चों? यहाँ था। ये था वो पुराना जे। अब सोचो सोर्स कहाँ बढ़ गया? आगे। कितने से? vs से। तो ये कितनी टाइम, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर vs इंटू टी। तो जो प्यारे बच्चों जो वेव फ्रंट है ना, ये जो वेव का पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में कहीं यहाँ की तरफ दिखाई देना दिख रहा है। यस, अब बताओ ये कितना था? सर ये v था। अब ये कितना रह गया? सर ये v माइनस vs इंटू टी रह गया। नाउ दिस इज द न्यू लैम्डा, दैट इज लैम्डा डैश। बस खत्म भैया, खत्म। लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों वी माइनस वी एस इंटू टी। वी माइनस वी एस इंटू टी से मेरे पास क्या आ गया? लैम्डा डैश आ जाएगा। बस खत्म प्यारे बच्चों। एफ ओरिजिनल है, एफ डैश ऑब्जर्व है। यस, वी बाई लैम्डा एफ डैश इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा डैश। यस, वी तो झुका सिंह है क्योंकि ऑब्जर्वर तो मूव कर नहीं रहा है। लैम्डा डैश को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? v माइनस वी एस इंटू टी लिख सकता हूँ। और यहाँ से यस, v झुका तो v माइनस वी एस बेटे 1/t को क्या f लिख सकता हूँ? यस सर। सो दैट f डैश इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन v माइनस वी एस। और प्यारे बच्चों ये वाली टर्म छोटी हो गई, तो सर इस केस में फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ी हुई फील होगी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आप लोगों को आई होगी। तो सोर्स के चलने पर जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है वो जो इतना था ये पहले से कुछ कम हो जाएगा और ये वेवलेंथ का काम करेगा। तो सोर्स के चलने पर लैम्डा चेंज होता है और प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर के मूव करने पर वी में चेंज आता है।
क्लियर है? तो जब सर बताओ दोनों करेंगे तो क्या होगा? अरे दोनों करेंगे तो दोनों में चेंज आएगा। हमें तो अल्टीमेटली किसमें चेंज लाना है? इंटेंसिटी में, लाउडनेस में? नहीं सर, ना इंटेंसिटी में ना लाउडनेस में, बल्कि किसमें? फ्रीक्वेंसी में। और फ्रीक्वेंसी क्या है सर? फ्रीक्वेंसी है सर v बाई लैम्डा। v बदलेगा तो भी f में चेंज आएगा, लैम्डा बदलेगा तो भी f में चेंज आएगा। ऑब्जर्वर के चलने पर v में चेंज आता है, जबकि सोर्स के चलने पर किसमें चेंज आता है? लैम्डा में चेंज आता है प्यारे बच्चों। आइए इसका करते हैं दूसरा केस। हाँ जी बेटे, इसका केस भी, ये रहा सोर्स प्यारे बच्चों, ये रहा ऑब्जर्वर, ये है ओरिजिनल, ये ऑब्जर्वर क्या है प्यारे बच्चों? रेस्ट पर है। अब जरा सोचो भाई बेटे, पीछे जा रहा है तो पीछे जा रहा है किसमें से? bs से। तो ये डिस्टेंस कितनी थी सर? ये डिस्टेंस थी vt। अगर ये पीछे जाएगा तो क्या बेटा ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंच जाएगा? यस सर। कितना? bst। तो क्या नया लैम्डा ये आ जाएगा? यस सर। सो दैट लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू व्हाट सर? vt प्लस bs इंटू t, यानी कि v प्लस bs इंटू। बस मजा आ गई प्यारे बच्चों। ऑब्जर्व कर रहा है ये एफ डैश को, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है एफ। एफ कितना होता है सर? वी बाई लैम्डा। एफ डैश वी बाई लैम्डा डैश, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, वी। लैम्डा डैश कितना सर? वी प्लस बी एस, हाँ जी, इंटू टी। क्या बेटे? वी अपॉन वी प्लस बी एस। टी जाके क्या चला गया? ऊपर। हाँ जी, क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। अब देखो कैसे नचाता हूं मैं पूरे के पूरे डॉपलर इफेक्ट को। जितने पेशेंस से आपने मुझे सुना, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। तो सोर्स दूर जा रहा है तो घट रही है, सोर्स पास आ रहा है तो बढ़ रही है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो बढ़ रही है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो प्यारे बच्चों घट रही है। आइए करते हैं फटाफट से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। हाँ भाई, फटाफट से चारों फॉर्मूले लिखो। चारों के आपके सामने। सोर्स क्या है? रेस्ट पर। और ये क्या है बेटा? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। एफ डैश निकालना है तो एफ डैश इज इक्वल टू, जब ये मूव करता है ऑब्जर्वर तो किसमें चेंज आता है? बी में। पास जा रहा है तो ऐड हो जाएगा v प्लस वी नॉट। वी जो का तो क्या ऑफ हो जाएगा। दूर जा रहा है तो v में चेंज आएगा, माइनस हो जाएगा। ओके। और प्यारे बच्चों, अब ये अगर इधर की तरफ जा रहा है तो किसमें चेंज आता है? लैम्डा में। यहाँ से जो एफ डैश होगा क्या वो? एफ वी अपॉन, हाँ बेटे सर, वी माइनस वी एस आ जाएगा। ओके। और जब ये इधर जा रहा है तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस वी एस हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट वुड हैपन अगर ये वी एस से इधर जा रहा हो और ये वी से इधर जा रहा हो? ये क्या है? एफ। ये क्या है? एफ डैश। बेटे दूर जा रहा है, ओके। तो इसकी वजह से चेंज आएगा वी में, इसकी वजह से चेंज आएगा इसमें लैम्डा में। तो जो एफ डैश होगा वो एफ, हाँ जी सर, वी माइनस वी नॉट अपॉन क्या है बच्चों? वी माइनस वी एस। क्लियर है? और जरा सोचो, हाँ जी, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, डायरेक्शन कुछ भी हो यार। ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है, सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर इधर है। चलो बताओ फटाफट से। हाँ जी, ये सोर्स है सर, ये क्या है? ऑब्जर्वर सर। इस बार ये इधर जा रहा है और ये इस बार इधर जा रहा है। तो मुझसे कह रहा है यार ये किससे जा रहा है सर? वी से। ये किससे जा रहा है प्यारे बच्चों? वी से। तो क्या इस केस में अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सॉरी, वीओ से। कितने से? वीओ से। तो जरा बताओ इस केस में क्या होगा सर? इस केस में लिखो क्या? लिखो 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 सर, ये दूर जा रहा है मतलब v माइनस वी। क्लियर है? और सर ये वाला भी दूर जा रहा है तो इसका मतलब सर v प्लस वी इंटू। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। क्या क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट केस बना सकते हैं। एक केस और बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ये इधर जा रहा हो और ये इधर जा रहा हो। अब तुम फटाफट से मुझे लिख के बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। सर ये कौन है बेटे? ये ऑब्जर्वर है। ये कौन है? ये सोर्स है। इसके चलने से किसमें चेंज आएगा? लैम्डा से। इसके चलने से किसमें चेंज आएगा? वी के। तो क्या एफ डैश इज इक्वल्स टू, बोलो 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 बोलो, पास आ रहा है सर, यानी कि सर वी प्लस वी नॉट। सर ये भी पास आ रहा है, इसका मतलब वी माइनस वी एस इंटू। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी केस में फ्रीक्वेंसी का चेंज देख सकता हूँ डॉपलर के कारण। क्लियर है? आइए करते हैं इसके ऊपर फटाफट से कुछ सवाल। प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है, नहीं फटाफट से फॉर्मूला याद कर ले एक बार। देखो उसमें सोर्स क्या है? रेस्ट पर। और कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। क्या टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है? यस सर। क्या वी में चेंज आएगा? यस सर, है ना। लैम्डा में चेंज तो नहीं आएगा? नो सर। तो क्या एफ डैश एफ ए टी कितना रखा है? तो एफ डैश। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सर ये पास आ रहा है, पास मतलब सर
v प्लस v नॉट बाय v क्या है बच्चों, और v कितना है, अब इसमें कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, ये कितना है 330, ये कितना क्या है बच्चों 10, ये कितना 330, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 330, छम्मा छम्मा तो आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया 340। ओरिजिनल कितनी थी इतनी, ये इतनी, तो इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब देखो बेटे इस केस में सोर्स कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, जब सोर्स दूर जा रहा है तो इसका मतलब किस में चेंज आएगा, लैम्डा वाली टर्म में, तो क्या v एज इट इज रहेगा, उधर जाने पर यहाँ प्लस आ जाता है, तो क्या v प्लस वी एस एफ आ जाएगा, यस सर। तो क्या देखिए एफ डैश इज इक्वल टू v कितना है इस बार 320, ना दिया जाए तो 330 यूज करते हैं, ओके। तो 320 अपॉन क्या है 320 प्लस 10, और ये कितना है, ये मेरे पास 330 है, तो क्या 330 अपॉन 330 इंटू 330, यस। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, दिस आंसर कम्स आउट टू बी 320 हर्ट्ज। पहले कितनी थी सर 330 थी, अब कितनी आ रही है 320, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। आओ यार बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो फिर मैं जानता हूँ एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या बेटे v प्लस वी नॉट, और ये कहाँ जा रहा है, ये इधर ही आ रहा है, तो क्या v माइनस वी एस अपॉन क्या जाएगा सर, सो दैट एफ डैश इज इक्वल्स टू, हाँ जी v कितना आएगा सर, v आ जाएगा यहाँ पर v ना दिया जाए तो बेटे कितना लेते हैं, ना दिया जाए तो 330 लिखा जाता है, ओके। तो सर मेरा काम हो गया, हाँ जी 330 प्लस वीओ कितना क्या है बच्चों 10, और ये कितना सर ये है 330, वी एस कितना है मेरे बच्चों माइनस 10 इंटू एफ कितना है यहाँ से, एफ मेरे पास 320, ओके। तो बेटे सॉल्व करोगे क्या 340 अपॉन 320 इंटू 320, छम्मा छम्मा, तो जो एफ डैश है वो कितना है, एफ डैश आ गया यहाँ से 340, इसका मतलब पास जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाएगी। फाइनल चेक द आंसर, आंसर चेक सर, एफ डैश इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ सर v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एस इंटू क्या होगा एफ, यहाँ से जो एफ डैश होगा, क्या इस v की वैल्यू कितनी होगी भाई, इस v की वैल्यू कितनी दे रखी है 320, यस सर। तो देखिए 320 v नॉट कितना है, v नॉट ये रहा सर 10, हाँ बेटे अपॉन v प्लस वी एस से, क्या ये मेरे पास आ गया कितना 320 प्लस 10, और ये कितना है सर ये 330, छम हो गए, तो बेटे एफ डैश कितना आ गया, ये आ गया 3.5, दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों, आइए करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको दिखाया दे रहा है, ये एक सोर्स है, ओके, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। अब कमाल की बात यह है जो सोर्स है प्यारे बच्चों किसी वीएस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अब ये पोजीशन ए पर है और फिर ये होता है पोजीशन बी पर। मजेदार सवाल है, ध्यान देना, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है एफ ए माइनस एफ बी निकालो, मोड निकालो, तो क्या है एफ ए माइनस एफ बी, समझो एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, कब, जबकि ऑब्जर्वर ओ यहां पर और सोर्स यहां पर, यानी कि ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर्ड बाय ओ व्हेन द सोर्स इज एट ए, यानी कि जिस समय ये यहां पे था ना उस समय इसने कोई फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, और इसने कितनी है एफ, इसने इस समय कितनी सुनी होगी एफ है, तो वो एफ है। फिर जब ये सोर्स यहां पर पहुंच गया, भूल जाओ उसको, फिर ये कोई सुन रहा होगा, तो ये क्या है, ये है एफ बी, ओके। तो आपसे क्या कह रहा है बच्चों, एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट हो, तो इसका मतलब सर पहली सिचुएशन क्या हो गई सर, पहली सिचुएशन में ऑब्जर्व हुआ रेस्ट पर, और क्या बेटे सोर्स इधर मुंह मार रहा है, यस सर। तो बेटे जो एफ ए होगा, क्या दैट एफ ए इज इक्वल टू सर बी अपॉन, बेटे जब ये पास आता है तो आपको ध्यान होगा यहाँ बी माइनस बी एस इंटू एफ हो जाता है, क्लियर। दूसरी सिचुएशन में ऑब्जर्वर यहाँ है और इस बार सोर्स इस बार क्या ऐसे ऐसे दूर जा रहा है, यस सर। इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो ऑब्जर्व करेगी वो एफ बी होगा, सो दैट एफ बी इज इक्वल टू क्या है बी अपॉन v प्लस वी एस इंटू एफ। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, एफ ए माइनस एफ बी, बेटे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी तो फॉर्मूला आएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दूंगा, ये वाली टर्म कॉमन ले लूंगा, वी एस 1 माइनस वी एस माइनस क्या बेटे 1 प्लस वी एस आ जाएगा, यस सर। तो क्या वी एफ, हाँ जी, क्या बेटे वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर से क्या वी प्लस वी एस, ये आ जाएगा माइनस वी प्लस वी एस, ओके, छम्मा छम्मा। तो ये मेरे पास आ गया 2v वी एस एफ अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। प्यारे बच्चों रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट काम चलने वाला है, ओके। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से मेरे पास प्यारे बच्चों इसका डिफरेंस आ जाएगा।
क्लियर है। हालांकि इसको बीट्स भी कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी वर्ड आता है क्या, अभी आगे जाके पढ़ूंगा मैं आप लोगों को। तो बीट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो आपसे बीट्स हियर्ड भी कह सकता है, तो अगर उसका मतलब है तो समझ लेना कि आपको इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे किसको ले आते हैं, यहाँ पे सोर्स को ले आते हैं, यहाँ किसको ले आते हैं, यहाँ ऑब्जर्वर को ले आते हैं। तो क्या यहाँ वीडियो हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे क्या हो, प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों वीओ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो वेलोसिटी होगी, क्या वीओ मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। आपसे पूछा एफ ए माइनस एफ बी निकालो, एफ ए क्या। अब देखो कमाल की बात ये कि इस बार अब क्या ये ऐसे करके क्या कर रहा होगा, सोर्स जो है प्यारे बच्चों इस तरह से साउंड जनरेट कर रहा होगा। एक बार ये इधर जा रहा होगा और एक बार फिर ये इससे दूर हट रहा होगा। तो f is the frequency of the sound heard by O, ओके। जबकि ऑब्जर्वर किस पोजीशन पर है, जबकि इस बार ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर इज एट A, ओके। और फिर ये ऑब्जर्वर क्रॉस करके कहां चला गया, यहां चला गया, ठीक। तो अब अगली बार क्या कह रहा है, जबकि ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर इज एट C, ओके। प्यारे बच्चों फटाफट से सॉल्व करें और एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। हाँ जी, पहला ऑब्जर्वर यहाँ है, ये सोर्स पर है, ये रेस्ट सब है और बेटे ये इस बार इधर की तरफ चला जा रहा है। क्लियर है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ। तो जो एफ ए होगी इसको क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ, पास आ रहा है सर, वी प्लस वी नॉट इंटू एफ। क्या बच्चों क्लियर है। दूसरी सिचुएशन में हाँ जी, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इस बार ये सोर्स है और ये इसको क्रॉस करके इधर जा रहा है, ये एफ है प्यारे बच्चों, इस बार ये एफ बी है। तो क्या जो एफ बी होगा, दिस एफ बी इज सर वी माइनस वी नॉट बाई वी इंटू एफ। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। मुझसे पूछा है एफ ए माइनस एफ बी, तो जो एफ ए माइनस एफ बी होगा, क्या एफ बाई वी डायरेक्ट कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या वी प्लस वी नॉट माइनस वी माइनस और माइनस वी प्लस वी नॉट। क्लियर है। तो ये क्या हो गया यहाँ से सर, वी छिन्ना हो गए। तो क्या प्यारे बच्चों आंसर आ गया टू वी नॉट, टू V naught F by V. This is what? This is F A minus F B. क्या प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हमें ये वाले फॉर्मूले लिखना है, तो कुछ ताकत नहीं जो हमारे डॉपलर के सवाल को गलत कर दे। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हालांकि जो पूछे जाते हैं वही कराए जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम वॉल, ये वॉल से रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखो ये ड्राइवर है जिसकी कार जो है वीसी स्पीड से मूव कर रही है। साउंड की स्पीड कितनी है बच्चों, वी। तो आपसे कह रहे फाइंड फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द कार। यार एक तो उसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अब सुनाई देगी, एक प्यारे बच्चों जब ये जाएगी ना वेव, यहाँ जाएगी और टकरा करके वापस लौटेगी, तो ये जो दूसरी वाली वेव आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक्चुअली ये सुनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये बॉल फिक्स है, यहाँ पर ठीक ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं। कौन सा ऑब्जर्वर, फिक्स, यानी कि ऑब्जर्वर है रेस्ट, और ये किसका काम करता है सर, ये काम करता है सोर्स का। तो जरा बताओ बेटे, अगर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ये एफ डैश हो, तो क्या एफ डैश के इसमें सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो सर दैट एफ डैश इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे बी में कोई चेंज नहीं होगा सर, वी माइनस बी सी हो जाएगा। क्या बेटे इनको एफ आ जाएगा। अब हुआ क्या कह रहे बच्चों, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश, ये आप एक नए सोर्स का काम करेंगे, और ये जो ड्राइवर है अब ये किसका काम करेगा सर, नाउ इट विल वर्क लाइक एन ऑब्जर्वर, ये करेगा ऑब्जर्वर का काम। अब यहाँ से सोर्स क्या है बच्चों, रेस्ट पर। मैंने माना कि फ्रीक्वेंसी हियर्ड कितनी है, एफ डबल डैश, तो इस बार ये ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और ये वीसी स्पीड से इस सोर्स की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर किधर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ। ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, सोर्स की तरफ, तो वी में चेंज आएगा।
तो जो एफ डबल डैश होगा प्यारे बच्चों इस बार वी प्लस वी सी बाई वी प्यारे बच्चों एफ डैश हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इधर से एफ डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो जो एफ डबल डैश होगा तो वो वी प्लस वी सी बाई वी इंटू हाँ जी क्या बेटे ये एफ वी अपॉन क्या वी माइनस वी सी हो जाएगा। वी से छम्मा छम्मा यानी कि सर वी प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी इंटू एफ आ जाएगा। क्लियर है? ये फाइनल रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों, v प्लस वी सी वी माइनस वी सी इंटू एफ आ जाएगा। अब देखो इसका जुगाड़ देखो, ये पहले ये करो और फिर ये करो। इससे अच्छा जुगाड़ क्या कह रहा है? जुगाड़ में कुछ नहीं करना, ये जो जुगाड़ है एक ड्राइवर इसके घर बना दो, हो जाएगा। इसे एफ कह दो, इसको क्या कह दो एफ डबल डैश, इसे कह दो वी सी, इसको भी कह दो वी सी, इसको कह दो प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर, इसको क्या कह दो सोर्स। अब बताओ एफ डबल डैश क्या होगा? सर पहली चीज ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो बेटे v प्लस वी सी, और क्या ये इधर आ रहा है? यस सर, तो क्या v माइनस वी सी इंटू एफ से प्यारे बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। हाँ तो प्यारे बच्चों अब समझ में आ रहा है कैसे एक लाइन में आंसर निकाल लेते हैं? हम सवाल ही पढ़ते हैं तो लोग सॉल्व भी कर देते हैं। अरे भाई यही होता है, हल्का भारी कुछ नहीं होता। देखो हाँ जी, किससे स्पीड से आ रहा है? 10 से। v 330 मीटर पर सेकंड है। साउंड की स्पीड क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 320। आपसे पूछा फाइंड द फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ड्राइवर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो सीधी सीधी ये भी सुनाई देगी ही। तो क्या करो? अरे सर कुछ नहीं करना, v प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी इंटू एफ। तो यहाँ से एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों v प्लस वी सी कितना आ गया सर? 330 प्लस यानी कि 330 प्लस 10 सर 330 माइनस 10। ओके, और f कितना है प्यारे बच्चों? 320। तो यहाँ से f डबल डैश 340 अपॉन 320 340 छम्मा छम्मा, तो क्या ये मेरे पास आ गया 340। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब जरा सोचो यहाँ पे कोई बैंड बाजा भी चल रहा हो। वाओ, क्या चल रहा हो? बैंड बाजा। और बैंड वाले की भी स्पीड ले लो। मान लो मैं आपसे कहूँ बैंड बाजे वाले की जो स्पीड है वो है कुछ वीवी। क्या कह रहा है बच्चों? वीवी। तो जो फ्रीक्वेंसी ये सुनी ड्राइवर ने सुनी वो तो हमने निकाल ली। अगर ये पूछ ले यार फ्रीक्वेंसी हेड बाय द बैंड बाजा है ना, तो बैंड बाजे की फ्रीक्वेंसी हेड निकालो। तो एफ डबल डैश कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 340। अब इसमें क्वेश्चन और बना सकते हैं क्या? अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यार कि भाई यहाँ पर ये एक मैन है जो वीएम से जा रहा है, ये कार है इससे जा रही है वीसी से, और जो फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ। ठीक, यहाँ से जो साउंड चली इसने भी सुनी और इसने भी सुनी। जो इसने सुनी वो तो आपने निकाले नहीं भी सुना, आपने क्या कहा? एफ डबल डैश, उसे एफ ही कह देता हूँ। जो ये सुन रहा है प्यारे बच्चों उसे एफ बी कह देता हूँ। तो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट करो यार एफ ए माइनस एफ बी कितना। अब ये सवाल है। अच्छा, तो ये भी हो जाएगा सर, जैसे बताओ। पहले तो सर इसके लिए सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ ड्राइवर के लिए आ जाएगा कितना? एफ डबल डैश आ जाएगा वी प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी। अब बेटे जरा सोचो, इसके लिए सुनना है मैन के लिए। तो मैन वाले केस में क्या करना है अपने को? ये जो फ्रीक्वेंसी यहां से आई थी कौन सी? एफ डैश, और ये वाला है वीएम, तो यहां से सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया सोर्स एफ डैश वाला, ये ऑब्जर्वर। तो ये जो एफ बी होगा दैट एफ बी इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, हाँ जी सर सोर्स रेस्ट पर है और कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। तो ये आ जाएगा सर वी प्लस वी एन अपॉन, हाँ जी वी अपॉन वी इंटू वी एफ डैश, यानी कि सर v प्लस वी एम अपॉन वी, और एफ डैश कितना था मेरे बच्चों? दैट एफ डैश इज व्हाट सर? दैट एफ डैश इज एफ अपॉन वी माइनस वी एस, यानी कि वी सी। क्लियर? तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा इंटू एफ, तो यहां से जो एफ बी आ जाएगा दिस इज v प्लस वी एम अपॉन वी माइनस वी सी इंटू एफ। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा बेटे एक काम करते हैं, अगर इसमें विंड भी ब्लो कर रही हो तो अगर विंड ब्लो करती है और विंड की डायरेक्शन आपकी साउंड की डायरेक्शन में होती है तो इन सब फॉर्मूलों में वी प्लस वी डब्ल्यू रख देंगे। ओके, और अगर विंड साउंड और विंड उल्टे जा रहे हैं तो इन सिचुएशंस में इन फॉर्मूलों में वी माइनस वी डब्ल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिक डॉपलर इफेक्ट्स
आइए अब इसमें एक जो स्पेशल केस और डिस्कस करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में प्यारे बच्चों कोई थीटा एंगल आ जाए तो इस केस में कुछ नहीं करना होता, जो वेलोसिटी होती है वो लाइन जर्निंग का लोग होते हैं ना, वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग। तो ये वही वाला केस बन गया, कौन सा वाला, एफ डैश इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे सोर्स आ रहा है इधर की तरफ और ऑब्जर्वर आ रहा है इधर की तरफ, और यह मेरे पास है साउंड, तो मेरे पास वैसे v प्लस v नॉट कॉस थीटा, और ये होगा v नॉट साइन थीटा, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो v नॉट कॉस थीटा, और ये क्या जाएगा बेटे vs, यानी कि v माइनस vs इंटू एफ, मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसमें एक छोटा सा केस मैं आपको याद में बता देता हूँ। मान लीजिए, हाँ जी, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक ऑब्जर्वर यहां पर है और ये एक सीटी वर्टिकल सर्कल कर रही है। कौन सा सर्कल? तो वर्टिकल सर्कल करेगी तो क्या यहाँ स्पीड कितनी है, अंडर रूट 5gr, यहाँ कितनी है सर रूट gr, यहाँ कितनी है रूट 3gr, यहाँ कितनी है रूट 3gr, यह है कौन कह रहा है बच्चों, ऑब्जर्वर। और ये जो डिस्टेंस b है ना, एक assumption है that is much greater than radius। तो अगर ऐसा हुआ कि इसकी वैल्यू किसके मुकाबले, इस रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी, तो फिर बच्चों पोजीशन लिख लेता हूँ A, B, C और D। तो पहली बात तो सर A और C वाले को ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ही सुनी, क्यों? क्योंकि एंगल कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, इसलिए कोई डॉपलर सुनाई नहीं देगा। अब बात करते हैं, ये इधर जा रहा है, ये क्या है सीटी है ना, यानी कि विसल, तो विसल है तो ऐसे ब्लो करेगी तो साउंड उधर जा रही है, तो ये जो एंगल है ना ये वाला, अगर एंगल होता तो फिर कंपोनेंट लेना पड़ता, ओके, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही माना जाएगा। तो ये केस हो गया जिसमें ऑब्जर्वर सोर्स किधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी कौन से वाली, डी पर, डी जो सुनेगा दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, v अपॉन v माइनस रूट 5gr। और जब इसकी बात करेंगे तो सर ये दूर जा रहा है, तो जो पॉइंट b पर v अपॉन v प्लस रूट gr इंटू, क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बस इस तरह से जो भी क्वेश्चन चाहे आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं नीट के लेवल पर और जे मेंस के लेवल पर। इससे भारी सवाल ना तो कभी आता ना कभी देखा गया है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता प्यारे बच्चों कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आने वाली है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात प्यारे बच्चों मैं बता दूं, एक टर्म होती है मैक नंबर। क्या होती है? मैक नंबर। अगर आपका कोई सोर्स जो कि क्या जनरेट कर रहा है, वेव, ओके, साउंड की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, vs, जो डॉपलर इफेक्ट है वो v लेस देन vs पर ही लगेगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होनी चाहिए, सॉरी उल्टा, फिर बच्चों कभी कभी क्वेश्चन करते समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि मान लो उसने आपसे लिखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इस 660 मीटर पर सेकंड, कितनी 660। भाई साउंड की स्पीड कितनी होती है सर? साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकंड एम। तो सोचो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है क्या है, साउंड की स्पीड की दूरी है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों यहाँ से पहली चीज तक टर्म डिफाइन करते हैं, यूनिट जिसे बोलते हैं मैक नंबर। सुना है जिलेट मैक 3 है ना? तो मैक नंबर क्या है? मैक नंबर है प्यारे बच्चों किसी भी वेलोसिटी का किससे कंपेयर में, साउंड की वेलोसिटी से कंपेयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्यारे बच्चों मैक नंबर बोलते हैं। तो जैसे मान लो आपसे कह रहा है यार ये 660 से चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड है मैक 2। कैसे पता सर? दैट मैक नंबर इज इक्वल्स टू, ये चल रहा है सर 360 से और ये कितना से 330 से, तो ये कितना है 2, तो इसकी स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड होगी 2 मैक। अब बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट 330 990 से चल रहा है, 990 से, समझना भाई, इतने मीटर पर सेकंड, कितने मैक सर? मैक को 990 330, यस, यानी कि 3 मैक। इन्हीं को बोलते हैं प्यारे बच्चों सुपरसोनिक जेट्स।
है ना। तो जो राष्ट्रपति है भाई कौन सा अमेरिका वाला, वो सुपरसोनिक जेट्स में चलता है, और सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं जब इस स्पीड से चलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या करता है अपने पीछे एनर्जी का पूरा बवंडर छोड़ के चलते हैं, है ना। तो बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों सुपर सोनिक बूम। ओके, और ऐसी वेव्स हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों सुपरसोनिक। कौन सी वेव्स? सुपरसोनिक वेव्स। क्लियर है? तो सुपरसोनिक बूम और सुपरसोनिक वेव्स। अच्छा, मैं ये सब आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि जब हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, सवाल है कि मैं आपको सब क्यों पढ़ा रहा हूं। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, सर ने इसको सोर्स कहा या ऑब्जर्वर कहा। आप क्या वो इसको चलाते थे तो उसको चलाने पर ये चुपचाप आगे बढ़ जाता था, यहाँ पहुंच जाता था। लेकिन जरा सोचो अगर इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो ये वेवफ्रंट से बाहर निकल जाएगा। यानी कि सर मैं समझाएं, देखो देखो ये है क्या, ये है सोर्स। जरा सोचो अगर मान लो ये सोर्स ने इस तरह से वेवफ्रंट बनाया होगा, ये कुछ इस तरह से बना रहा होगा, तो बेटे जब ये आगे बढ़ेगा ना तो आगे बढ़ने पर ये इस वेवफ्रंट से बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये अपने वेव फ्रंट को पीछे छोड़ता चला जाएगा। ये जो साउंड का एनवलप है ना, ये इससे बाहर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी जो एनवलप है ना, ये जो एनवलप ये कौन बन रहा है एक्चुअली, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कोण को हम लोग सुपरसोनिक बूम बोलते हैं। क्लियर है? और इसमें कुछ नहीं करना, एक एंगल देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या बच्चे 90 हो गया। ये कौन बढ़ रही है सर? ये साउंड बढ़ रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई dt, क्योंकि टी टाइम में यहाँ पहुंचा, यहाँ था t बराबर 0 पर, यहाँ पहुंचा किसी टाइम t बराबर t पर, तो ये क्या हो सर? ये हुआ vs इंटू टी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर? ये vst हो गई। ये एंगल कितना हुआ? 90। तो अगर मुझसे तो पूछा है ये वाला एंगल थीटा निकालो, है ना, तो थीटा क्या होगा? ऐसे साइन थीटा निकलेगा। 90 के सामने प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा मेरे पास vt vs into t से that sin theta is equals to v by vs, so theta is equals to sin inverse v by vs। सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं समझ में आया, याद रखो भाई, बस ये ध्यान रख लेना कहीं ऐसा ना हो कि आप स्पीड का ध्यान न रखें। अगर कहीं भी स्पीड 330 से ज्यादा होगी तो समझ लेना ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बात है क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं डॉपलर इफेक्ट है लाइट के ऊपर। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आइए जरा फटाफट से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग पढ़ रहे हैं डॉपलर इफेक्ट लाइट। डॉपलर इफेक्ट लाइट में एक्चुअल में क्या होता है, ये सोर्स और ये प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर। अब इसमें एक्चुअली चूंकि लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए बेटे इसका मतलब सोर्स की और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के कोई मायने नहीं रहते। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ना तो हम vs यूज करते हैं ना v को यूज करते हैं, बल्कि वी यूज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। और क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या है ये टर्म हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसके लिए हम इसको बस v कह देते हैं। तो इसके दो केस आते हैं जिसका सिलेबस में हमारे बेसिकली डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन एक बार सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो और जरा देखें प्यारे बच्चों फटाफट से। तो जो फॉर्मूला आएगा अप्रोच के लिए, दैट इज प्यारे बच्चों अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस v by c 1 माइनस v by c इंटू f, है ना। याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका ये, पास आ रहे हैं तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ऊपर टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, और जब दूर जा रहा होगा तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों आ जाएगा 1 माइनस v by c होल 1 प्लस v by c इंटू f। ओके, तो ये मेरे पास मुझे कभी कभी ये वैल्यूज दी होंगी तो मैं सॉल्व करके आंसर निकाल लूँ। तो दोनों फॉर्मूले हैं, तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं कैसे? अंडर रूट 1 प्लस माइनस v by c और 1 माइनस प्लस v by c। क्लियर है प्यारे बच्चों? प्लस वाला किसके लिए? प्लस वाला fa के लिए, और माइनस वाला f सेपरेशन के लिए। क्लियर है? ये रिसीड कर रहा है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस प्यारे बच्चों हम बनाते हैं। क्या? जरा देखो, यहाँ से fa को लिख सकता हूँ, दिस fa कैन बी रिटन एज 1 प्लस v by c और 1 माइनस v by c, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर माइनस हाफ इंटू f। और यहाँ से इसको लिख सकता हूँ दैट f इज इक्वल्स टू 1 प्लस v by c की पावर हाफ
और यहाँ पे बानों में लगा रहा हूँ वन, क्योंकि सी वैसे भी आप जानते ही हैं जो बानों में लगा ही सकता हूँ क्योंकि सी की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यहाँ से जो मेरे पास एफ ए आ जाएगा, दैट एफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई 2c और 1 माइनस माइनस प्लस सी, ये भी आ जाएगा 2c इंटू एफ आ जाएगा। और इसको लिख सकता हूँ दैट एफ ए इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 1 प्लस इसका होल स्क्वायर आ जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर प्लस 2v बाई 2c। ओके, और इंटू क्या आ जाएगा, मेरा इसको नेगलेक्ट कर दो क्योंकि इसकी स्क्वायर बहुत ही बड़ा है तो छोड़ देंगे नेगलेक्ट करके। तो एफ ए कितना आ जाएगा यहाँ से, सर 2 से 2 भी कट गया, हाँ 1 प्लस वी बाई सी। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे सर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ वी बाई सी प्लस एफ वी बाई सी, क्योंकि एफ ए माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू वी बाई सी। और ये क्या है, ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज डेल्टा एफ, दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू यहां से वी बाई सी आ गया है। क्या क्लियर है? ये था कौन से केस में सर, ये वाला था जब हम बात कर रहे थे अप्रोच। अब प्यारे बच्चों इसको लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं, एफ को लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, वी बाई लैम्डा, है ना, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ सी बाई लैम्डा ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी बाई सी इंटू क्या, सॉरी लैम्डा है और लैम्डा, हाँ ठीक है, ये यहाँ से गया, ठीक है, 1 प्लस लैम्डा ए इज इक्वल्स टू, हाँ जी 1 प्लस वी बाई सी इंटू यहाँ से बेटे लैम्डा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, हाँ जी 1 प्लस वी बाई सी की पावर माइनस 1, यानी कि लैम्डा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस वी बाई सी। तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा ए माइनस लैम्डा, ओके, अपॉन लैम्डा माइनस वी बाई सी, यानी कि डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई सी। से क्या है, एक मिनट रुक जाओ, बस सारे रिजल्ट बताने वाला हूँ, मजा आएगा, सवाल नहीं होगा, ध्यान रखें। हाँ बेटे, ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म क्या है, नेगेटिव। इस टर्म के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इस टर्म के पॉजिटिव होने का मतलब सर ये है कि एफ बड़ा है किससे, एफ से, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और इस टर्म के नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इसका मतलब सर ये छोटा है, यानी कि लैम्डा कम होता है। और इसी में छिपा है पूरे ब्रह्मांड का विस्तार। हमसे कह रहे हैं कि भाई जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कैसे हो रहा है, कह रहे हैं बच्चों, या जो तारा है वो पास और दूर कैसे जा रहा है, मुझे कैसे पता लग रहा है, सोचो। तो उसका जो जवाब है प्यारे बच्चों वो यही होता है, इसी को शिफ्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द शिफ्ट। तो अगर मान लो, अच्छा एक बात मैं आपको छोटी सी और बता दूं, अगर यही फॉर्मूले हम लोग, ये हमने किसके लिए किया था, अप्रोच के लिए, सेम क्वेश्चंस अगर हम लोग अप्लाई करें तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या है बच्चों, रिसीव करने के आ जाएंगे, और वो रिजल्ट होगा मेरे पास डेल्टा एफ अपॉन एफ दैट इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, माइनस वी बाई सी, और डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, हाँ जी जेड होगी प्लस वी बाई सी। और ये रिसीव मतलब क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी कि लैम्डा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप समझिए कि ये एक स्टार है, आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सोचिए यहाँ से एक ब्लू लाइट आ रही है। अब वो ब्लू लाइट की जगह मुझे क्या दिखाई दे रही है, मुझे रेड लाइट दिखाई दे रही है। ब्लू की जगह क्या दिख रही है, रेड। रेड मतलब लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, इसका मतलब आर, यानी कि दूर जा रहा है, यानी कि सोचो कुछ दूर जा रही है तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। क्या कह रहे प्यारे बच्चों, इसलिए फॉर्मूला मैं आपको फिर एक बार बता दूं, एक बार याद है तो अपने आप कर ही सकते हैं। ए हो और ए का और आर का कॉमन फॉर्मूला क्या है भाई, अंडर रूट सर 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी। प्यारे बच्चों माइनस प्लस यहाँ लिख ही सकता हूँ, प्लस किसके लिए सर, प्लस ए के लिए, माइनस किसके लिए प्यारे बच्चों, आर के लिए। बारह में लगा देंगे तो कुल मिलाकर के मेरे पास यहाँ से दो फॉर्मूले आ जाएंगे, डेल्टा एफ बाई एफ प्यारे बच्चों वी बाई सी आएगा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा भी वी बाई सी ही आएगा।
इसमें माइनस आएगा और इसमें क्या आएगा, प्लस। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन पे बहुत चर्चा की प्यारे बच्चों। ओके, सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जो सुपरपोजिशन में जो वेव्स को कैसे एडेड अप किया जाता है वो देखा। ओके, आशा करता हूं कुछ समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात डॉपलर इफेक्ट, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, डॉपलर इन साउंड एंड डॉपलर इन लाइट। ओके, तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। प्लीज निगेटिव लोगों से बचें, निगेटिव बातें ना करें, केवल और केवल मेहनत करें। मेहनत का के अलावा कोई विकल्प किसी चीज का नहीं होता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अभी प्यारे बच्चों वेव में एक लेक्चर अभी और लूंगा, जिसमें मैं आपको, जो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन, पूरी इक्वेशन के साथ उसका कनेक्शन। विश्वास कीजिए, आपका अगर एक भी प्रॉब्लम, डाउट रह जाए या प्रॉब्लम रह जाए तो मुझे आप बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 180021 799 1821 799 180021 799।